हाँ, अमित जी थे हाँ। अच्छा, तो अब ये रजनी जी आप प्रार्थना कर लें। ठीक है। विश्वेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ये मारवाड़ी गाना है, ये राजस्थानी भजन। बुआ गाती थी ये भजन। अंशुमाला जी, पापा को फोन करके बुला लीजिए, गोपाल जी को। पलक उगाड़ दीना नाथ चरणों में दासी कब की खड़ी से तो पलक उघाड़ो दीना नाथ चरणों में दासी कब की खड़ी साजनिया दुश्मन होय बैठा सबने लघु करी तुम बिन साजन कोई नहीं है डिगी नाव मेरी समांद अड़ी तुम बिन साजन कोई नहीं है डिगी नाव मेरी समंद अड़ी तो पलक उघाड़ो दीना नाथ चरणों में दासी कब की खड़ी दिन नहीं चैन रैन नहीं निद्रा सूखो खड़ी खड़ी बाण विरह काला ग्याही में भूलो न एक घड़ी पत्थर की तो अहिल्या तारी बन के बीच पड़ी पत्थर की तो अहिल्या तारी बन के बीच पड़ी कहाँ बोझ मीरा में करिए 100 पर एक घड़ी कहाँ बोझ मीरा में करिए 100 पर एक घड़ी हे तो पलक उघाड़ो दीना नाथ चरणों में दासी कब की खड़ी चरणों में दासी कब की खड़ी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम अपने ये जोशी जी से कहेंगे कि हमारे साकेत जी का स्वागत करके उन्हें बोलने के लिए बोलें। जोशी जी। अच्छा, थैंक यू है। साकेत जी जो है गोपाल जी क्यों नहीं आए पता नहीं। हाँ, आ गया गोपाल जी, आ गए। गोपाल जी आ गए। हाँ बोल भाई। हाँ, गोपाल जी हाँ बुजुर्ग हैं और आईएएस हैं गोपाल जी। साकेत जी, गोपाल जी हमारे आईएएस पदाधिकारी हैं। तो आप ही का इंतजार कर रहे थे। गोपाल जी हमारे आज के वक्ता हैं साकेत कुमार, एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के सीनियर मोस्ट मैनेजर हैं, कंसल्टेंट हैं। वो आज हम लोग को म्यूचुअल फंड पे बताएंगे। आपके मुखमंडल से उनका स्वागत हो जाए और उनके एडवाइस को लें। आज उनका प्रोग्राम फर्स्ट पार्ट है और अगली बार उनका सेकंड पार्ट होगा। तो गोपाल शंकर जी आपको प्रणाम और आप हमारे आज के वक्ता को बोलने के लिए मोटिवेट करें, प्लीज रिक्वेस्ट करें। गोपाल शंकर जी। गोपाल शंकर जी। साकेत कुमार जी का स्वागत है और बहुत ही प्रासंगिक विषय पर बोलने वाले हैं। सबका अपना इसमें म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा करके रेगुलर इनकम प्राप्त करें, क्योंकि और सब जितने भी जो इन्वेस्टमेंट के हैं स्टॉक हैं उसमें सबसे मतलब ये कहा जाता है कि सुकून का है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है, वो म्यूचुअल फंड ही माना जाता है।
ऐसे तो बहुत लोग अपना कंपनी में लगाते रहते हैं, बहुत जोखिम है उसमें, लेकिन रिटायर्ड आदमी हो या जो ज्यादा पैसा नहीं हो उसके लिए बड़ी जरूरी है कि उसको सुकून भरी जिंदगी मिले और रेगुलर ही मिले, भले ही बहुत ज्यादा ना मिले। तो आज बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट हम लोगों के लिए है, जिस पर कि हम प्रासंगिक है, जिसके चलते हम लोग उसका लाभ उठा सकते हैं। साकेत कुमार जी का अभिनंदन, और कृपा करके आप अपनी बातें आरंभ करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हाँ साकेत जी आप शुरू करें। दीपक जायसवाल जी आए हैं, दीपक जायसवाल जी का स्वागत है। दीपक जायसवाल जी आप कहाँ से आए? दीपक जायसवाल हमारे टीम से। हाँ आपके टीम से, बहुत बढ़िया सर। शुरू कीजिए। और जिनको जो प्रश्न है उन्होंने बताया कि फर्स्ट पार्ट में हम म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट के बारे, और सेकंड पार्ट में इससे भी बढ़िया इन्वेस्टमेंट कहाँ करें जो शॉर्ट टर्म में हमको ज्यादा से ज्यादा अपने पैसे का रिटर्न मिल सके। तो ये बहुत उपयोगी रहेगा। पार्ट 1 पार्ट 2 आप आजमा के देख लीजिए। मैं इनके संपर्क में विगत 4 साल से हूँ, और आज हमने रिक्वेस्ट किया था उनसे और वो राजी हो गए। ऐसे ही विद्वान हमारे ग्रुप में हैं, तो आज हम लोग उनके ज्ञान का आनंद लें। ये ईश्वर की कृपा है, भगवान हमारे सारे स्पीकर को लंबा उम्र दे और उनको कामयाबी दे और हम लोगों को मार्गदर्शन दे। तो साकेत जी आप स्वागत है, प्लीज शुरू करें। साकेत जी नमस्कार। नमस्कार साकेत जी नमस्कार। बहुत गणेश जी हमारे लंदन से बोले। हाँ गणेश जी हमारे लंदन से आए हैं। अभी अमेरिका से भी 2-3 आने वाले हैं। आपको सुनने के लिए सबने कहा था कि मैं ज्वाइन करूंगा। देखिए कितने लोग आ रहे हैं, कुछ लोग भूल जाते हैं। और हम क्या है ना, हम सब जगह हम बार भी मैसेज भेजते हैं, लेकिन देखिए ठीक है। तो साकेत जी शुरू करें। जी सर। हाँ सर मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ सर। यहाँ से जनरली अगर बोला जाए तो मैं विगत 15 साल से इस मार्केट में हूँ, इस फील्ड में मैं 15 साल से हूँ, जहाँ पे कि मैं म्यूचुअल फंड ही नहीं, मैं सारे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट के साथ डील किया हूँ। और अगर आप कहा जाए तो मेरा अगर वास्ट एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ तो मेरा प्राइमरी एक्सपीरियंस मैंने शुरू किया था बैंगलोर में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के साथ। वहां से ये जर्नी चलते चलते आज मैं बिहार में जो है सेंट्रिसिटी वेल्थ टेक को हेड कर रहा हूँ, क्योंकि घर वापसी का एक ख्वाब हमेशा से था। क्योंकि बाहर निकल के पढ़ने गया था तो हमेशा से था कि कुछ चीजें जो बाहर करता हूँ वो अपने क्षेत्र के लिए किया जाए। और सबसे बड़ा चीज क्या होता है कि अगर आप जहाँ से बिलोंग करते हो, अगर वहां पर आप कुछ एड ऑन नहीं कर सकते हो तो फिर कहीं ना कहीं वो आपके वैल्यूज के लिए अच्छा नहीं है। तो वही एक बार रिपीट कर देंगे बिहार में सर मैं बिहार में अभी बेसिकली बिहार हेड कर रहा हूँ। मैं सेंट्रिसिटी वेल्थ टेक नाम की कंपनी है, गुड़गांव बेस्ड कंपनी है, जिसको मैं बिहार में हेड कर रहा हूँ। मैं टेरिटरी हेड हूँ यहाँ का। मैं बेसिकली अभी पटना बेस्ड आउट हूँ। मैं रहने वाला सुपौल डिस्ट्रिक्ट का हूँ। और मैंने अपनी एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ तो हायर एजुकेशन जो है मैंने टिल ग्रेजुएशन में पटना से किया था। उसके बाद मैं बैंगलोर गया था, वहाँ से फाइनल अपनी मास्टर्स की डिग्री करने के बाद मैं वहीं पे कार्यरत रहा। मैं 10 साल तक बैंगलोर में काम किया। चंद्रेश्वर सर आप म्यूट हो। सुपौल से? जी सर सुपौल सर। कतऽ घर से सुपौल में? हमार घर भेल बड़ेल सर। अच्छा बोलो, ठीक है बाद में बात करें। ठीक है। तो सर अब आते आज सबसे बड़ी चीज कि हम लोग यहाँ पे आप ज्यादातर लोग रिटायर्ड हैं, लेकिन एक चीज होगा कि घर में आपने जो क्या होता था ना कि आप लोग के टाइम पे जनरली एक ही इंस्ट्रूमेंट होता था इन्वेस्टमेंट का, वो होता था पोस्ट ऑफिस। और उसके बाद फिर थोड़ा सा वो बढ़ के आया एफडी पे, बैंक एफडीज पे आया। एक समय में हम लोग जो है किसान, वो एक आता था किसान क्रेडिट करके एक पेपर आती थी जिसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करते थे। मुझे याद है मेरे दादाजी लोग उसी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते थे, किसान विकास पत्र। जी। तो अब टाइम के साथ साथ जो इंस्ट्रूमेंट के भी बहुत सारे पार्ट्स बढ़े। अब क्या हुआ कि हमने देखा कि 1990 के बाद जब इकोनॉमिक रेवोल्यूशन आया तो हमारे कंट्री में बहुत सारी नई नई कंपनीज आई, हमारा जो इकोनॉमी उस तरीके से ग्रो करने लगा। तो कहीं ना कहीं हमारे जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो भी चेंज हुए। अब सबसे पहली बात कि अगर मैं बोलूं इन्वेस्टमेंट की बात, तो मैं देखिए मैं ये सेशन वन साइडेड नहीं रखना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप Q&A के लिए लास्ट तक वेट मत करो सर। क्या होता है कि आप लास्ट तक वेट करोगे तब तक जो क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है वो निकल जाता है दिमाग से।
तो आप लोगों में जब भी किसी का कोई भी सवाल होगा, आप उसी वक्त अपने आप को अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हो। तो सर मैं अपना प्रेजेंटेशन आज में पहला पार्ट, जैसा कि अमिताभ जी ने आप लोगों को बताया कि मैं पहला पार्ट जो होगा वो मेरा पहला पार्ट होगा आप लोगों को म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट क्या होता है। अब चूंकि मार्केट का सबसे पहला सवाल आता है, आप हर किसी के मन में एक सवाल आ रहा होगा आज के डेट में तो क्या होगा, पिछले 2 साल से जो सिनेरियो है वर्ल्ड वाइड उसमें क्या होगा आगे। तो उसमें सर सबसे पहले चीज यही करते हैं कि आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट जो होता है ना उसमें एक टेन्योर होता है। तो मैं उस टेन्योर को बाद में आऊंगा, मैं पहले आपको एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैं दिखाना चाहूंगा। जब मेरा स्क्रीन विजिबल हो तो सर बताना। स्क्रीन विजिबल है सर? ये सर स्क्रीन विजिबल राइट है, विजिबल ना। अभी सर देखो क्या है कि मैं अभी फुल स्क्रीन मोड पे जा रहा हूँ, मुझे आप लोगों का कुछ भी दिखेगा नहीं, तो आप लोग जब भी हो तो प्लीज अनम्यूट। हाँ, बहुत अच्छा स्क्रीन बहुत साफ आ रहा है। बेटर वे टू सेव, साकेत कुमार, संगीत सेविंग्स का बेहतर तरीका। वेरी गुड। तो सर आज हम लोग जो बात करेंगे ना, अपना बात है कि हम लोग सेविंग्स तो और कुछ करता है, लेकिन उसका तरीका क्या होना चाहिए। अब आते हैं थोड़ा सा ये चीज, एक हर कोई बोलता है ना कि आज की डेट में जमाना बदल गया है। कैसे बदला है तो थोड़ा सा एक एग्जांपल देख लो सर। आप लोग तो एक्सपीरियंस लोग हो, हमारी जिंदगी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हुआ करती थी, बट वक्त के साथ आज हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। जो हमारा अगर आप देखोगे नॉर्मल खान पान होता था, अगर गाड़ी की बात करो तो एक नॉर्मल गाड़ी शायद हमारे शहर में कभी किसी के पास एक गाड़ी हुआ करती थी, फिर वो धीरे धीरे समय के साथ बदला। अगर फोन की बात करो तो एक वो जो है वाइड वाली जो लैंडलाइन फोन हुआ करती थी, फिर वो जो है चेंज होकर समय के साथ जो है मोबाइल पे आ गए। खान पान का तरीका भी लोगों का बदल गया। पहले जो नीड होती थी, आज की डेट में वो नीड चेंज हो चुका है लोगों का, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोगों का नीड जो है ना, पहले हमारे लिए रोटी कपड़ा और मकान होता था सब कुछ, लेकिन आज के जमाने के लोगों के लिए अगर जो जेन जी बोला जाता है कि जनरेशन चल रही है जेन जी, अब इनके लिए क्या होता है, तो इनके लिए जो है नीड ये नहीं है, इनका नीड बिल्कुल अलग है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको वो सारी साधन ऑलमोस्ट मिल चुकी है जो शायद हम लोग के वक्त में हमको नहीं मिली थी। तो उनके लिए वो डिजायर जो है ना वो एक नेक्स्ट लेवल पे होता है। अब अगर बात करें रिटायरमेंट एज, जो एक कॉमन रिटायरमेंट एज होता है, वो लोग बोलते 60 साल जो पहले बोला जाता था। आज की डेट में लोग चाहते हैं कि हम 50 से 55 तक जो भी हो करके हम रिटायर हो जाए। पहले लाइफ स्पैन 70 से 75 एवरेज हुआ करता था। आज के डेट में ड्यू टू हेल्थ के इतने सारे जो है हेल्थ केयर की सुविधाएं हैं, ये 90 प्लस तक जाती है। तो एक नॉर्मल रिटायर्ड पर्सन का लाइफ पहले 10 से 15 साल का जो होता था, वो आज की डेट में 30 साल का ऑन एन एवरेज होता है। पहले हम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, एक बड़ा सा आंगन, सारे लोग एक साथ 20 से 25 लोग रह रहे हैं, वहां पे मल्टीपल हेड ऑफ फैमिली जो कि कमाने वाले हैं। आज की डेट में हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, जहाँ पे सिंगल आदमी कमाने वाला है, बहुत से बहुत वाइफ और हस्बैंड दोनों कमा रहा है। पहले हमारे लिए जो इन्वेस्टमेंट के लिए थे वो एक पेंशन होता था या फिर ट्रेडिशनल एवेन्यूज होते थे। आज की डेट में आपको देखो तो ट्रेडिशनल तो है ही, साथ ही साथ एक मार्केट लिंक एवेन्यूज भी आ गए। अब ये मार्केट लिंक एवेन्यूज क्या है, उसी पे हम लोग बात करेंगे कि वो इन्वेस्टमेंट कैसे बदला। अब एक चीज अभी सर ने बोला कि उन्होंने लंदन में एक प्रॉपर्टी ली थी, ठीक है। अब सर देखो ये है आज की डेट में जो इन्वेस्टमेंट का अप्रोच है। अभी भी 49% लोग अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, 15% लोग बैंक डिपॉजिट, सेम 15% लोग गोल्ड, 6% लोग जो है इंश्योरेंस, 5.7% लोग पेंशन एंड प्रोविडेंट फंड्स, 4.8% लोग इक्विटीज और 3.5% लोग जो कैश में रख रहे हैं, मतलब कि बैंक में सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है। तो ये है। अब मोटा मोटी 100% अगर इस मैं अपनी कंट्री की बात करूं तो वहां पे ये है ट्रेडिशन इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब आते सर, जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो रियल एस्टेट का आज की डेट में अगर आप यील्ड देखोगे ना, कि अगर कोई एक बिल्डिंग बना रहा है तो उसको उससे कितना रेंट आता है, तो वो जो रेंटल यील्ड है ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो 2.5% का रेंटल यील्ड बैठता है पूरे इंडिया का। अगर मैं सबसे ज्यादा की बात कर लूं तो सबसे ज्यादा आपको गुजरात में वडोदरा है, जहाँ पे 4% का है रेंटल यील्ड। अगर सबसे कम की बात करूं तो आंध्रा में वाइजैक है 1.98% का। तो आप देख सकते हो कि जो अगर कहीं हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मेरा वहां से अगर हम एक रहने का पर्पस होता है और एक इन्वेस्टमेंट का पर्पस होता है। तो अगर हम रहने के पर्पस से ले रहे हैं तो वहां पे ये चीज नहीं आती, वो मेरा एक जो है एसेट की तरह हमने लिया। बट ये अगर हम इन्वेस्टमेंट के पर्पस को देखते हैं तो रियल एस्टेट में आज की डेट में अगर आप देखोगे तो मोटा मोटी 2.5% का यील्ड आपको बनता है मार्केट में।
इसमें से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने जो है वो 13% के एफडी का भी मजा उठाया होगा, क्या सर? गोपाल सर जी 13% का एफडी भी आपने देखा होगा। मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। 13 का 14% तक मिल जाता था साकेत। जी हाँ जी सर। तो सर अब आज देखो वो एफडी के रेट भी बीच में गिरते गिरते अगर आप देखोगे तो 5 साढ़े 5 तक आ गया था, अभी भी जो है 7% के आसपास बैठा हुआ है। अब आप अगर मैं बात करूं कि एफडी मार्केट कितनी बड़ी है, तो आज के डेट में एफडी मार्केट है 178 लाख करोड़ की। तो आप देख लो कि 1996 से अगर मैं बात करता हूँ 95-96 से ये अगर 2026 तक की बात करूं तो ये पूरा फिगर इस तरीके से आ चुका है, जहां पे कि 7.5 2025 के इनिशियल में था। आज के डेट में अगर सीनियर सिटीजन की बात करूं तो 7% के आसपास बैठा हुआ है ये। फिर आते हैं इन्फ्लेशन की बात। तो अगर इन्फ्लेशन देखेंगे तो एक टाइम था जब इन्फ्लेशन 13-14% के आसपास था। आज भी अगर आप देखोगे तो वो मोटा मोटी 4% के आसपास का जो करंट इन्फ्लेशन रेट आया है उसके आसपास बैठा हुआ है। अगर एवरेज की बात करें तो 5% इन्फ्लेशन एक एवरेज बैठता है 1993 से लेकर 2026 के बीच की। अब सर एक नॉर्मल वो तो इन्फ्लेशन था, एक एवरेज इन्फ्लेशन जो कि सारे प्रोडक्ट को WPI पे जोड़ के देखा जाता है। बट अब हम बात करते हैं आज से 10 साल पहले की। तो सर आज से 10 साल पहले जो है वो पेट्रोल होता था 62 रुपीज पर लीटर का। आज के डेट में चूंकि ये जब बना था तब पेट्रोल के रेट नहीं बढ़े थे, अब ऑलरेडी ये रेट बढ़ चुका है, तो ये 110 के आसपास का रेट है। एडिबल ऑयल अगर मैं खाने वाले तेल की बात करूं तो 100 रुपए का पहले 10 साल पहले मिला करता था, आज 190 रुपए लीटर का है। एलपीजी की बात करूं तो 520 का पहले था, अब 1000 पिछले इंक्रीमेंट के बाद जो 1050 का हो चुका है। अगर चाइल्ड केयर की बात करूं तो 15,000 में चाइल्ड केयर हो जाता था, आज की डेट में जो 40,000 का है। सेम चीज 2016 में मैं अगर एजुकेशन की बात करूं तो 20 लाख तक में मेरा एक एजुकेशन हो जाता था। एक नॉर्मल एजुकेशन की बात कर रहा हूं मैं, उसमें जो है मैं डॉक्टर्स या इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल एजुकेशन की बात कर रहा हूं जहां से एमबीए वगैरह करना है। अब 40 लाख के रेट में हो रही है। अब अगर मैं देखूं तो 10 साल का सीएजीआर इनोवा का क्या बनता है, तो ये 10 साल का सीएजीआर जो बन रहा है वो 4.33 पेट्रोल के लिए बन रहा है, एडिबल ऑयल का 6.62 बन रहा है, एलपीजी सिलेंडर 5.79 बन रहा है, चाइल्ड केयर में 10.73 और एजुकेशन 7.18। तो आगे वाले 10 साल के बाद क्या होगा रेट? ये तो था कि 10 साल पहले क्या था, और आने वाले 10 साल अगर सिर्फ हम मान लेते कि यही रेट चल रहा है तो आपका पेट्रोल अप्रोक्सीमेटली 145 जो कि उससे भी ज्यादा जाएगा, एडिबल ऑयल आपका 360 के आसपास, एलपीजी सिलेंडर 1600 रुपए, चाइल्ड केयर 1,06,000 रुपए और एजुकेशन 80 लाख रुपए। तो सर ये है एक नॉर्मल जो कि हम पिछले सीएजीआर को ही एप्लीकेबल अगर कर रहे हैं, तो इसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं वो हमें भी नहीं पता कि 2046 की अगर मैं बात करूं 20 साल आगे तो क्या होगा। बट 10 साल भी आगे हम अगर करते हैं तो हम मोटा मोटी इस फिगर पे पहुंच रहे हैं। अब इन्फ्लेशन को बीट कौन करता है सर? अभी हमने आपको इनिशियल में दिखाया था कि कहां सबसे ज्यादा पैसा लग रहा था, रियल एस्टेट में। अब अगर हम देखेंगे गोल्ड का सीएजीआर जो है वो है आपको 15.1% का, वो भी क्योंकि पिछले एक साल का अगर मैं बात करूं तो उसमें गोल्ड ने मोटा मोटी 70 से 80% का रिटर्न दिया है। सेंसेक्स दे रहा है 15.48 और जो नॉर्मल हमारे जो यील्ड फंड है वो दे रहे हैं 7.2, यानी कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो 7.2 का आपको एक यील्ड दे रहा है। तो अगर मान लिया किसी ने जो है अगर इनिशियल फेज में अगर इन्वेस्ट किया होता तो उनके 50,000 का वैल्यू जो 10 साल का यील्ड था, जो अगर 0 से शुरू होता तो वो 50,000 पे पहुंचता। सेम चीज अगर 1,000 रुपए का अगर देखते तो आज के डेट में 2,63,000 होता अगर गोल्ड में कोई डाला होता 2003 में तो, और सेम चीज अगर सेंसेक्स में लगाया होता तो 2,85,000 रुपए होता। ये मैं 1,000 रुपए की वैल्यू बता रहा हूँ आपको पिछले 20-23 साल की। अब सबसे ज्यादा हमने जो कि देखा लास्ट स्लाइड में कि जहां पे एलोकेशन चाहिए कहां हमको सबसे ज्यादा रिटर्न कौन दे रहा है, इक्विटीज। यहाँ पे एलोकेशन अभी भी 4.8 है और जो रिटर्न के मामले में यहाँ पे एलोकेशन आपका 49% है। तो इसलिए मैं इस स्लाइड का पहले भी आपने नाम देखा, उसका नाम था सेविंग्स का बेहतर तरीका, कि हमको सेव कहाँ करना है, कैसे करना है, वो चीज समझना होगा। अब एक चीज है कि एक सॉल्यूशन है कि आपको लोग बोलते भाई मार्केट अगर जाते हैं तो मार्केट बहुत वोलेटाइल है। मैं बोलता हूँ सर मार्केट अगर वोलेटाइल है ठीक है, चलिए मान लेते हैं हर चीज में अप एंड डाउन आते हैं। बट मैं अगर 1999 से बात करूं जो कि 5,032 पे सेंसेक्स था, पीक टाइम पे वो 84,000 तक 85,000 तक गया लास्ट ईयर।
अभी 75,000 के आसपास खड़ा है। तो आप देख सकते हो कि इस लॉन्गर रन में अगर हम 1 साल 2 साल का फ्रेम देखना छोड़ के अगर लॉन्गर रन को कहीं भी अगर 5 साल 7 साल का भी फेज पकड़ेंगे तो आप देखोगे कि उसमें हमेशा जो आपको मार्केट का एक अप ट्रेंड ही दिखेगा। अब इसका बेनिफिट कैसे होता है? अब जनरली क्या होता है कि अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसको कैसे इन्वेस्ट करें, राइट सर? तो सर इन्वेस्टमेंट का 2 तरीका होता है। एक तो होता है कि आप सोचो कि भाई मैं आज से शुरू कर देता हूँ, कम से ही करूंगा, आज से करता हूँ। एक होता है कि नहीं भाई मैं लास्ट में देखूंगा, मेरा जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा उसके बाद मैं इन्वेस्ट करना शुरू करूंगा। तो यहाँ पे मैं एक 2 दोस्त की कहानी बता रहा हूँ जहाँ पे कि एक आदमी ने जो है 25 साल की उम्र में 10,000 रुपए की SIP शुरू की थी। दूसरा आदमी जो है वो 45 साल की एज में आके 20,000 रुपए का उसने इन्वेस्टमेंट शुरू किया कि मैं जब मेरी रिटायरमेंट होगी तो मेरे को एक कॉर्पस चाहिए। आप अगर सेम चीज अगर हम देखेंगे कि टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू की अगर बात करूं तो इसने 42 लाख रुपए लगाए जिसने 25 साल की एज में शुरू किया, और इसने 36 लाख लगाए। जो कॉर्पस दोनों के लिए क्रिएट हुआ और 60 ईयर की एज पे वो था जो 25 साल पे जिसने शुरू किया था 10,000 के SIP से, उसका कॉर्पस बना 11.41 ईयर का, और जिसने सिर्फ 6 लाख कम लगाए हैं उसका बना 1.23। तो रीजन क्या था? ये टाइम फ्रेम। इसने 35 साल दिया, इसने सिर्फ 15 साल दिया इस चीज को। अभी यहाँ पे जो भी CAGR आप देख रहे हो 14% पर एनम के हिसाब से कैलकुलेटेड है। अब आता है कि SIP होता क्या है? आपने SIP तो बता दिया कि SIP करना है। तो सर देखो, सबसे पहला चीज कहते हैं SIP एक सिस्टमेटिक प्लान है। इसमें से बहुत सारे लोग पहले रिकरिंग डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट करते थे, RD कर रहे होंगे, अभी भी बहुत लोग RD करते होंगे। तो जिस तरह RD में आपके पास एक हर पर्टिकुलर डेट पे एक अमाउंट जो आपका इन्वेस्ट होता है और उसका एक इंटरेस्ट मिलता है आपको, द सेम वे यहाँ पे भी एक डिसिप्लिन मैनर में आपका हर मंथ एक पर्टिकुलर डेट पे आपका एक पर्टिकुलर अमाउंट डिडक्ट होता है, उसके बदले में आपको एक यूनिट मिलती है। अब इसमें बेनिफिट क्या होता है कि सपोज मार्केट जो है कभी बहुत ऊपर है, तो आप अगर 1000 रुपए का एक SIP कर रहे हो और मान लो कि नैब मेरा 10 रुपए का है, मार्केट आज बहुत ऊपर था, नैब मेरा 11 रुपए का था, तो मुझे 9 यूनिट मिले। सेम उसी तरह अगर मान लो किसी दिन मार्केट नीचे है तो मुझे वो 9 की जगह 15 यूनिट मिले। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपको जो एक रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होती है SIP में, इसमें फ्लेक्सिबल होता है कि आप कभी भी इसको स्टार्ट कर सकते हो, आप अपना टाइम फ्रेम सेट कर सकते हो, इवन आप इसको बीच में पॉज भी कर सकते हो अगर लगता है कि मुझे इस टाइम फ्रेम में कुछ पैसे की दिक्कत है या कुछ दिन मेरा कुछ दूसरा कमिटमेंट है, तो आप उसको पॉज भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिलता है बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग, जिसको कि हम लोग दुनिया का 8वां अजूबा बोलते हैं। और इसमें एक बेसिकली सबसे बड़ा चीज एक डिसिप्लिन आपको हो जाता है कि आपको डेट पता है कि हर डेट पे मेरे साथ कितना अमाउंट मेरा यहाँ से डेबिट होगा। अब सर सबसे बड़ा चीज होता है डर और लालच। आप लोगों में से सर कितने लोगों ने सिल्वर या गोल्ड खरीदा है पिछले 6 महीने में? सर किसी ने खरीदा है? शायद नहीं, हिम्मत नहीं हुई सर, हिम्मत नहीं हुई सर। मेरे पास ऐसे लोग थे जो कि लिटरली पिछले 6 महीने जब सिल्वर का प्राइस 4 लाख था तब जाके सिल्वर खरीदे, और इवन ऐसा हाल हो गया कि उन लोगों को लगने लगा कि भाई अब तो सिल्वर मेरे हाथ से निकल गया, जैसे आपने बोला हिम्मत नहीं है ना, तो उनको लगा कि भाई हाथ से निकल गया। अब एक काम करो, वो हमसे पूछने लगे भैया कॉपर का भी कोई है क्या फंड? तो मतलब सिल्वर नहीं मिल रहा है, सिल्वर नहीं पहुंच सकते तो कॉपर ही ले ले। तो ये होता है ना कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, एक फोमो वाला एक ट्रेंड चल गया कि भाई यहाँ पे आज के बाद तो लगता है ये चीज मिलेगा ही नहीं कभी जिंदगी में। और वही सिल्वर हमने लोगों को बोला था कि मत घुसो इसमें, क्या सिल्वर एक बाय प्रोडक्ट है, ये कभी भी ये जो है स्कार्सिटी इसकी नहीं होने वाली है। इसलिए आज देखो आज सिल्वर गिर के कहाँ पे खड़ा है। तो जो लोग 4 लाख में घुस गए, अब वो पता नहीं उनका प्रिंसिपल आने में कितना टाइम लगेगा उनको। तो वही होता है ना कि ये मार्केट जो है ना पूरा वर्क करता है डर और लालच के ट्रेंड पे। अगर आप देखोगे 2007 से लेके 2026 तक मार्केट में ढेर सारे ऐसे सिनेरियोज आए जहां पे कि मार्केट क्रैश किया है, बट हम जब ओवरऑल सिनेरियो देखते हैं तो 6000 से लेके आज के डेट में जो करंट सिनेरियो है वहां पे मार्केट जो है 75,000, ये निफ्टी की अगर बात करो तो ये 23,000 के आसपास खड़ी है। तो आप देख सकते हो कि इस ट्रेंड में अगर पूरा कहीं भी देखोगे ना, ये लॉन्ग रन में छोटे अप्स एंड डाउन्स तो जरूर दिखेंगे आपको, बट ये ट्रेंड अगर आप देखोगे तो ये अपवर्ड ही है।
आप यहाँ देखो, जैसे कि 2019 में हुआ था, ये एक बहुत बड़ा डिप डाउन था। सेम चीज आप देखो 2008 में एक बहुत बड़ा डिप डाउन था, लेकिन हर डिप डाउन के बाद आपको एक ट्रेंड दिखेगा जो कि ऊपर की तरह लगेगा। हमने देखा सितंबर 2024 में मार्केट ने अपना पीक बनाया, आज के डेट में मार्केट उस पीक से बहुत नीचे है, और लोगों के मन में आज के डेट में जो है ना, वो फिर से एक डर आने लगा है। अब दूसरा चीज आता है कि सर इसमें एक और चीज होता है कि भाई हम 1 साल से डिले कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। बहुत सारे लोग, आई थिंक जब मैं लास्ट टाइम भी अमिताभ जी के साथ सेशन कर रहा था, मैंने तब भी बोला, आज से 2 साल पहले मैंने किया था, मैंने तब भी बोला था कि कभी ये मत सोचना कि कल करेंगे, अगर करना है छोटे अमाउंट से करो, बट आज करो। क्यों आज करना है? क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 3 लोग आज इस मीटिंग से निकलते हैं, उसमें से एक लोग बोलता है कि भाई मैं जो है आज से एक SIP शुरू कर रहा हूं। कितने की SIP? 20,000 की मैंने SIP शुरू कर दी, अगले 33 साल के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट करना है। अब देखो, फिर दूसरा बंदा बोला कि अगले साल से मुझे बोला 1 साल छोड़ के करते, तो उसका टोटल टेन्योर 32 साल रहा, और तीसरा ने 1 साल और छोड़ा तो उसका 31 साल रहा। अब तीनों ने 20,000 का ही SIP किया। तीनों की अगर डिफरेंस की बात करो तो 20,000 इंटू 2,40,000 का तीनों के प्रिंसिपल अमाउंट में डिफरेंस है, सिर्फ 2,40,000 का प्रिंसिपल अमाउंट में डिफरेंस। आप ये चीज ध्यान देना, तीनों में 33 से 32, 32 से 31 में सिर्फ 2,40,000 का डिफरेंस है। बट जब मैं वैल्यू की बात करूंगा तो जो जिस बंदे ने डे 1 पे स्टार्ट कर दिया था, उसका 10 करोड़ 8 लाख का वैल्यू बनता है। जिसने 1 साल बाद शुरू किया उसका 8.92 करोड़ का बनता है, और फिर जिसने 2 साल बाद शुरू किया उसका 7.92। तो सिर्फ 2,40,000 कम भले ही वो दे रहा है, बट उसका टोटल वैल्यू में कम कितना हो रहा है? तो आप देखिए मोटा मोटी 1 करोड़ रुपए। अब ये क्यों होता है उसका भी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा, इसका फंडामेंटल क्या रीजन है कि क्यों कम होता है इतना। अब सर इसमें मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है कभी ना कभी? हमने किया है। ठीक है सर। तो सर अभी आपको क्या लग रहा है, अभी आप किस फेज में हो इस सर्कल में? आपको अभी कहाँ पे आप खड़े हो? आपको क्या लग रहा है आप कहाँ खड़े हो? हमको अब रिटायरमेंट के 20 से 25 साल के बाद ऐसा लग रहा है कि अब मतलब हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जो है उसी को हम लोग बचा के रखें, और कुछ कुछ जरूरत पड़ने पर कुछ निकालना पड़ता है उससे। तो सर उसके लिए मैं दूसरा तरीका आपको बता दूंगा। जब निकालना है तो उसको ऐसा करके जाओ ना। एक्चुअली सर हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, हम लोग जमीन क्यों खरीदते थे? जो हमारे पेरेंट्स होते थे या ग्रैंड पेरेंट्स को जमीन क्यों खरीदते थे, घर क्यों बनाते थे? कि अपने बच्चों को एक संपत्ति देके जा रहा है, एक हेरिटेज देके जा रहा है। मैं आपको आगे चल के इसमें भी दिखाऊंगा कि हम लोग अपने बच्चों के लिए इस मोड में भी कितना पैसा छोड़ के जा सकते हैं। तो सर इसमें क्या होता है कि जब भी कोई नया बंदा इन्वेस्ट करना शुरू करता है तो वो रिलीफ होता है कि चलो भाई मैं मार्केट में घुस गया, अब यहाँ से मैं पैसा ही पैसा बनाऊंगा। थोड़ा दिन मार्केट अगर उसके साथ अपट्रेंड भी होता है तो एक्साइटेड भी होता है, चलो भैया पैसा तो बन रहा है। फिर एक छोटा सा करेक्शन उसको दिखता है तो उसको लगता है चलो ये टेम्पररी चीज है, कोई बात नहीं। जो कि जनरली अगर मैं बोलूँ 2021 के बाद, कोविड के बाद जो लोग घुसे थे इस मार्केट में, उन्होंने ये फेज देखा है और अभी वो इस फेज पे खड़े हैं कि अब क्या होगा। कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कभी जिंदगी में कभी मेरा पैसा ऊपर जाएगा भी कि नहीं जाएगा। तो सर हर मार्केट में ये ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा, बट एक्चुअली पैसा कौन बनाता है वो मैं अब आगे कुछ केस स्टडीज दूंगा आपको सर, उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। सर इस इंसान को तो सब कोई पहचान रहे होंगे, बिल्कुल पहचान रहे सर। अब सर इनका अगर आप हम एक नॉर्मल चीज पूछे, कोई इनका अगर सिर्फ विराट कोहली का नाम बोले कि विराट कोहली कौन है, तो लोग बोलेगा भैया इसने इतना रन बनाया, इसने इतने सेंचुरीज मारे, इसने इतना हाफ सेंचुरी मारा, ठीक है, ये बहुत कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया, इसका जो है एवरेज बहुत अच्छा है, सब कुछ तो अच्छा ही बोलेगा इसके बारे में। बिल्कुल। बट ये इसका करियर ग्राफ सर, इसमें कहीं भी जो है ऐसा दिख रहा है कि ये एकदम स्मूथ एक बराबर चल रहा है। अगर आप देखोगे तो इसने टोटल जो आज तक हर साल में रन बनाए हैं वो जो है ब्राउन कलर के इसके इनिंग रन्स है, कितने इनिंग्स में ये नॉट आउट रहा है, और इसका कैरियर बैटिंग एवरेज, तो बैटिंग एवरेज अगर आप देखोगे तो 54 का ही है।
बट इसमें बहुत सारे इनिंग्स में आप देखो ये 0 पे भी आउट हुआ है, बिलो 50 भी रहा है और बहुत सारे इनिंग्स में 50 के ऊपर भी बना है। तो सेम वे मार्केट भी होता है, ये आपको एक फ्लैट ट्रैजेक्टरी में काम नहीं करता है। इसमें अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, कोई साल बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहेगा, कोई साल बहुत खराब रहेगा। लेकिन जब हम जर्नी को देखने जाएंगे तो हमको एक हॉरिजन लॉन्ग जर्नी में देखना पड़ेगा कि अगर मैं विराट कोहली की बात करूं तो ये उसका जो जर्नी वो 13 साल की जर्नी थी। इसने ये पूरा ग्राफ जो मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ, सिर्फ 13 साल, पिछले 13 साल में इसने क्या किया। अब अगर विराट कोहली को एज ए बैट्समैन देखोगे तो उसके लाइफ में एक फेज आया 2021 से लेकर 2024 तक जहां पे उसके बल्ले से रन तक नहीं निकल रहा था। बट कोई उस फेज को नहीं देखेगा जब उसके पूरे कैरियर के स्टैट्स को देखने जाएगा। और कोई नया आदमी आता है और उसका स्टैट्स उठा के देखता है तो उसको वो पता नहीं चलेगा 3 साल उसने रन बनाया ही नहीं, उससे सेंचुरीज नहीं लगे, बट आज के डेट में 80 सेंचुरीज बना के बैठा है। तो बिल्कुल उसी तरीके से मार्केट भी है सर। मार्केट में जब आप एक ट्रैजेक्टरी देखोगे तो आपको ट्रैजेक्टरी अप्स एंड डाउन्स मिलेंगे, आपको कई साल बहुत अच्छे मिलेंगे, कई साल बहुत खराब मिलेंगे। लेकिन जब आप एक प्योर लाइन देखोगे तो आपको हमेशा अपवर्ड ट्रिक ही दिखेगा वहां पे, ठीक इस तरीके से। अगर आप यहाँ पे देखो तो एक सेंसेक्स की अर्निंग है, दूसरा सेंसेक्स है। अगर आप देखो तो अर्निंग भी जो है आज की डेट में इसका 3696 पे है, और अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो 74,600 का वैल्यू है। टोटल जो अगर मैं देखूं तो 982 इसके जो है टोटल जो स्टार्टिंग का वैल्यू था 91 में, और इसकी अर्निंग कितनी थी 959। ये सीआर में है ये नंबर। अब टोटल अगर मैं देखूंगा तो 13.98% का जो इसका वैल्यू ग्रो हुआ है। अगर मैं अर्निंग की देखूं तो वो भी 13% तो मोटा मोटी है। तो अर्निंग और वैल्यू इसका दोनों का सेम ही रहा है अगर मैं पूरे एक ट्रैजेक्टरी 1991 से आज तक की बात करूं तो। अब सर मैंने जो बोला था कि वो एक साल में भी डिफरेंस क्यों होता है, तो सर आप लोग तो बहुत सारे सेशंस अटेंड करते होंगे। मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे करूंगा सर। मैं आपको बोलता हूं, मैं आप लोगों को 2 ऑप्शन दे रहा हूं। मैं एक पहले ऑप्शन में 1 करोड़ अपफ्रंट दूंगा, और दूसरे ऑप्शन में मैं आपको हर दिन पहले दिन 1 रुपए दूंगा, फिर दूसरे दिन 2 रुपए दूंगा, और हर दिन उसको डबल करते जाऊंगा। तो आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे सर? दूसरा वाला ऑप्शन। क्यों सर? बहुत ज्यादा हो। दूसरे वाले ऑप्शन में देखने में बहुत सिंपल लगता है कि पहले दिन 1 रुपया या अगले दिन उसका डबल है, लेकिन इसका जब मैथमेटिकल एप्लीकेशन करेंगे तो ये राशि इतनी ज्यादा हो जाती है कि इसे बियॉन्ड कैलकुलेशन। सर यहाँ है ये कैलकुलेशन। यहाँ पे मैं वीडियो भी चला सकता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा है, मैं वीडियो नहीं चलाऊंगा। अगर मैं 1 रुपए के हिसाब से विदाउट कंपाउंडिंग अगर जाता हूँ ना तो बनता 10,000 रुपए, और अगर मैं इसको नॉर्मल करूंगा तो 337 करोड़ रुपए विद कंपाउंडिंग होता है। अगर मैं 30 साल के लिए यही चीज करते रहूंगा तो अगर मैं 30 साल 1 लाख रुपए मैं अगर करके जाऊं तो ये बना के देता है मेरे को टोटल सिर्फ 12.5% के। अगर जो सेंसेक्स का रिटर्न 13.5 है, मैं अगर 12.25 भी पकड़ूंगा तो मेरा अमाउंट बनता है 64 CR। यहाँ पे आप सोचो तो आज के डेट में अगर सिंपल सा देखोगे तो मार्केट इन जनरल जो है ना हर 5वें साल आपका पैसा डबल करता है। हर 5वें साल आपका पैसा डबल करके देगा। हो सकता है कि एक फेज ऐसा आएगा जहां पर जैसे कि अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है 2020 में तो उसका 2025 तक जो पैसा बना था 26 में भी वो जो है डाउन दिखेगा उसको, लेकिन जब 2030 की बात आई है तो उसको दिखेगा कि मेरा पैसा डबल हो रहा है। तो इन जनरल सिनेरियो इसलिए वॉरेन बफेट ने बोला था कि भाई जो है ना ये कंपाउंडिंग जो है ना इस मार्केट के लिए सबसे बड़ा वरदान है। अब एक क्वेश्चन आता है मार्केट क्या लगता है सर? मन में एक ख्याल आता है आप लोगों के? तो सर देखो, एक मार्केट में 2 तरीके के इन्वेस्टमेंट का तरीका है। एक होता है लमसम और दूसरा होता है SIP। अगर मैं बोलूं कि मैं लमसम 1 लाख रुपए 25 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है, जहां पे कि CAGR मेरा है 19.01 का, बट मुझे बनेंगे कितने 95.8 लाख रुपीस। एट द सेम टाइम मैं अगर अगले 25 साल 10,000 के SIP करता हूं तो मेरा
अमाउंट जो बनेगा वो 6.12 CR बनेगा और मेरा CAGR यहाँ पे कम ही है, 17.5 का ही है। अब ये काम कैसे करता है? तो वही जो मैंने बोला कि हर बार रूपी प्राइस एवरेजिंग सारी चीजों को लेके करता है। अब आप लोगों के हिसाब से सर, आपने तो बहुत सारे फेजेस देखे लाइफ के। 10 साल पहले हम जहां थे और आज जहां हैं, उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं सर? बहुत चेंजेस हुए। और आने वाले 10 साल में क्या लगता है कितने चेंजेस और होंगे? और भी बहुत सारे चेंज होंगे, बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। तो सर मैं ये एक सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च का एक डेटा है, मैं आप लोगों के सामने ये दिखा रहा हूँ कि 2036 तक जो है इंडिया वो $10 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी। और मोटा मोटी अगर देखा जाए तो हम लोग पहले तीसरे नंबर पे थे, चौथे नंबर पे थे, आज गिर के फिर से 5वें पे आ गए ड्यू टू दी रूपी डेप्रिसिएशन। बट हम लोग जो है तीसरे नंबर कंफर्टेबल थर्ड पे जो है बाय 2036 रहेंगे। अगर हम एक एक्सपेक्टेड अपना जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो वो अपना एनुअल एवरेज जो है वो 6.5 के आसपास का है, जो कि बेटर देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड लिविंग फ्यू न्यू इमर्जिंग मार्केट्स। अब सर आता है कि कितना लंबा इन्वेस्ट करना है, तो आप लोगों में से तो बहुत लोग ऑलरेडी रिटायर्ड हैं, आप लोगों के लिए है कि आपको कितना पैसा आपको लेना है, मैं वो भी चीज पे आऊंगा। बट इन जनरल जब भी कोई इन्वेस्ट करता है, आपके अगर बच्चे कर रहे हैं या कोई भी कर रहा है, तो उनको बोलो हमेशा अपने गोल को ना डिवाइड करें। कभी भी पैसा एक जगह नहीं होना चाहिए और एक ही तरीके से नहीं होना चाहिए। हमेशा आपका 3 गोल होता है। एक शॉर्ट टर्म गोल हम लोग जनरली बोलते हैं जो 3 साल से छोटे गोल है मेरे। दूसरा मेरा मिड टर्म गोल होता है जो 3 से 5 साल के आसपास का मेरा गोल है। और तीसरा लॉन्ग टर्म, जिसमें कि जो 10 साल प्लस वाले जो भी गोल आते हैं वो हम लॉन्ग टर्म गोल में डालते हैं उसको। अब अगर हम 10,000 का मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं डिफरेंट रिटर्न्स पे, तो आपको मैं दिखाता हूँ कि एसआईपी क्या करता है। जो कंपाउंडिंग का जो रेट बोला था ना मैंने, यहाँ पे देखो सर, ये मेरा 5 फिगर है, 8%, 10%, 12%, 14% और 16%। ये 5 सिनेरियो की मार्केट मेरे को इस CAGR पे दे रहा है। ये मेरा नंबर ऑफ ईयर्स है। अगर मैं 10,000 की एसआईपी 5 साल के लिए करता हूँ, 8% के रेट पे मेरे को 7.734 मिल रहा है और 16% पे मेरे को 9.1 मिल रहा है। अब यहाँ देखना, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, आगे मैं किसी को सिर्फ आपको ये फिगर देखना कि हर बार जैसे ही 5 से 10 हुआ ये डबल, 10 से 15 हुआ ये मोटा मोटी डबल, 15 से 20 हुआ मोटा मोटी डबल। चूंकि 8% वाला तो ये वहाँ डबल आपको नहीं दिखेगा, बट ये वाला 12 वाला आपको डबल दिखेगा सर। तो आपका हर 5 साल आपको डबल करके देता है जो इक्विटी मार्केट का है। अगर मैं 5 साल से ऊपर वाले ऊपर वाले सिनेरियो पे मैं जाऊंगा ना, तो मोटा मोटी वो ट्रिपल करके आपको देगा। सिर्फ 2% अगर चेंज हो जाता है ना मार्केट, अगर 12 की जगह पर 16% का CAGR देता है, तो हर 5वें साल 3 गुना आपको पैसा बनता है। तो ये आपको बेसिकली एसआईपी का वंडर है। अब आता है कि किस स्कीम में इन्वेस्ट करें। बहुत सारी स्कीम है, तो अगर देखेंगे मार्केट में तो 4,500 से ज्यादा स्कीम है। उसमें अलग अलग जो आपको सेक्टोरियल फंड है, मल्टी कैप फंड है, मिड कैप फंड है, लार्ज कैप फंड है, इंटरनेशनल फंड है। और हर आप देखोगे इस साल जो 10 फंड टॉप पे है ना, नेक्स्ट साल वो कहाँ होंगे पता नहीं। इसका एक चार्ट अगर देखना चाहो तो ये है पिछले 3 साल के ट्रेडिंग रिटर्न में। आप देख सकते हो ये सारी कंपनी टॉप पे थी 25 में, और ये 5 साल के ट्रेडिंग रिटर्न में ये सारी कंपनी आ गई। तो हर साल जो है आपका जो परफॉर्मेंस है वो चेंज होता है। तो आप फिर इसमें क्या करोगे, क्योंकि आप हर साल तो अपने फंड को इन्वेस्टमेंट को चेंज नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना होगा? अगर मैं सेक्टर की बात करूं तो सेक्टर वाइज भी अगर आप देखोगे तो मैं पिछले 5 साल का ही पकड़ता हूँ, 21 से लेके अभी तक में आप देखोगे कि 4 साल जो है वो स्मॉल कैप ने मार्केट पे राज किया है, 2 साल जो है लार्ज कैप आपका परफॉर्मर रहा है। वाइस वर्सा मिड कैप एक ऐसा सेगमेंट है जो कि मीडियम में हर साल रहा है, ना वो टॉप पे है ना वो बॉटम पे है। बट लार्ज कैप और स्मॉल कैप में वही चीज जो है वाइस वर्सा चेंज होते रहा है। तो समरी क्या बनता है इसका सर, कि हर फंड जो है हमेशा जो है परफॉर्म नहीं करता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको डाइवर्सिफाई करना है। इस तरीके से आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है। आपके पास जो नियर टर्म जो है परफॉर्मेंस गैप को जो है बैलेंस करने के लिए चीजें होनी चाहिए, और
दूसरी चीज की आपको मार्केट साइकिल को नहीं देखना है, आपको सिर्फ जो है इन्वेस्ट करना है। मार्केट साइकिल जो है वो ऑटोमेटिक टेकन केयर होता है जब आप मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हो। अब कुछ लोग का क्वेश्चन आता है मार्केट में कि हमको अपना एसआईपी स्टॉप करना है, तो मैं अभी इस पार्ट पे नहीं जाऊंगा कि एसआईपी स्टॉप वाले पार्ट को, लेट इट बी। अब किसी कोई अगर बोला कि मुझे आज के रेट में एसआईपी इंक्रीज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है सर। अगर कोई 10,000 की एसआईपी कर रहा है और वो चाहता है कि मेरी अर्निंग बढ़ गई, 5 साल में मेरी अर्निंग बढ़ गई, तो मुझे अपना एसआईपी कितने से बढ़ाना चाहिए? तो सर उसके लिए एक चीज होता है ना, हम लोग बोलते हैं टॉप अप एसआईपी। अब सर देखो मैंने यहाँ पे क्या किया कि एक बंदे ने एसआईपी शुरू किया मेरे साथ, ठीक है, और एक नॉर्मल फिक्स एसआईपी कर रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं कर रहा है, और दूसरे बंदे ने बोला कि मैं 10% अपने एसआईपी में चेंज करूंगा हर साल। अब इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या था इसका? 18 लाख रुपीज इसने इन्वेस्ट किया 15 साल के लिए, इसका कॉर्पस बना 66 लाख का। एट द सेम टाइम इसने जो 38 लाख किया, क्योंकि ये 10% हर साल अपने एसआईपी को इंक्रीमेंट करते गया, और इसका कॉर्पस बना 1.09 सीआर का। तो हमेशा आप जब भी देखोगे ना, आपका जो 10% होता है, कोई 1000 रुपए का एसआईपी कर रहा है तो उसमें जो 100 रुपए बढ़ रहा है पहला साल, फिर वो अगले साल उसमें बढ़ेगा तो 1100 रुपए बढ़ेगा। यहाँ पे जो सारी केसेस वो 10,000 पे कैलकुलेटेड है। सेम चीज अगर मैं देखूं, यहाँ पे मेरा सीएजीआर था 10% का, और यहाँ 15% का सीएजीआर हो रहा है। 10% में मेरा डिफरेंस था 42 लाख का, अगर वही 15% पे मैं देखता हूँ तो मेरे पोटेंशियल कॉर्पस में 78 लाख का डिफरेंस आ जाता है। तो जनरली हम लोग यही सलाह देते हैं किसी को भी जो भी नया एसआईपी स्टार्ट करता है, कि आप अपने एसआईपी को डे 1 पे इंक्रीमेंटल मोड में डालो, कि हर साल बिना आपको ऐड किए हुए ऑटोमेटिक जो है वो हर साल आपका एसआईपी को बढ़ाते रहे एक सर्टेन परसेंटेज से। अब एक चीज होता है कि मेरे को आज एक मोटा मोटी एक अमाउंट आज ही डाल देना चाहिए, स्टैगर्ड मैनर में हमको करना है। तो सर ये है अभी मार्केट का सिनेरियो। अगर कोई पूरा इन्वेस्टेड रहता तो आज के रेट में, मतलब कि अगर मैं बोलूं कि पिछले 25 साल में 2023 तक अगर कोई आदमी एक बार इन्वेस्ट करके शुरू से आज तक इन्वेस्टेड रहता तो उसका रिटर्न बनता 11.81%। कोई अगर मान ली कि सिर्फ 5 अच्छा दिन मिस कर जाता, सिर्फ 5 अच्छे दिन, पिछले 23 साल के सिर्फ 5 अच्छे दिन अगर मिस करता तो उसका रिटर्न गिर के आता 10.12 पे। उसका मतलब कि जो उसका 1 लाख, किसी ने 1 लाख इन्वेस्ट किया था, वो 16 लाख बनता यहाँ पे। और कोई अगर मान ली कि सिर्फ 5 दिन उस पैसे को निकाल के बाहर रख लेता ना, तो उसका वैल्यू बन जाता 10 लाख रुपए। एट द सेम थिंग 10 अच्छे दिन अगर किसी ने मिस किया होता तो उसका वैल्यू बनता 7.17। और कोई 20 अच्छा दिन मिस करता तो 4 लाख रुपए, कोई 30 अच्छा दिन मिस करता तो 2.36, और कोई 40 दिन अच्छा मिस करता तो 1.49। तो आप ये चीज देख सकते हो कि मार्केट को कभी भी टाइम नहीं किया जा सकता है। आप बेटर है कि आप जो है आराम से बैठ जाओ उसमें। जैसे वॉरेन बफेट जी का एक कहावत है, कहना है कि द स्टॉक मार्केट इज ए डिवाइस ट्रांसफर मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। जो लोग इम्पेशेंट थे उनका पैसा यहाँ पेशेंट वाले के पास चला जाता है, जिसके पास पेशेंस है वो लेके पैसा बनाएगा वहां पे। तो आपको मार्केट में ये चीज नहीं देखना है कि हमको मार्केट कहाँ चल रहा है, क्या चल रहा है। आपको बस ये देखना है कि मेरा क्या गोल है और कितने दिन के लिए मुझे ये पैसा इसमें इन्वेस्टेड रखना है। अब सॉल्यूशन क्या है सर? सर ये थाली देख रहे हो, हाँ जी देख रहे हैं। अब सर ये थाली जो है ना, ये मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ छोटा सा चीज कि अगर मैं आपको डेली बोलूं कि आपको इसमें से सिर्फ चावल दाल और एक सब्जी मिलेगी और 1 साल यही खाना है, सर खा पाओगे 1 साल तक सेम चीज? नहीं तो सर जिस तरह हम अपनी डेली लाइफ में सेम चीज को नहीं कर सकते हैं, उसी तरीके से हम अपने इन्वेस्टमेंट में भी सेम चीज को डेली रिपीट नहीं कर सकते। तो हमको उसके लिए क्या करना है कि हम फिर डेली अच्छा चीज भी नहीं खा सकते हैं। अगर हमको चिकन दे दिया जाए या फिर हमको जो चीज पसंद है वही चीज दे दिया जाए 1 साल तक खाने के लिए, तो उसमें भी हम बोर हो जाएंगे। तो बेटर देन क्या होता है कि आपको जो है ना अपने जो एसेट होते हैं उनको एलोकेट करना पड़ता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो सेम ये थाली जो है ये आपका एसेट एलोकेशन है, जो कि बैलेंस्ड है, जहाँ पे थोड़ी सी जो आपको आपकी फेवरेट सब्जी भी है, एक रेगुलर दाल चावल भी है, उसमें मिठाई भी मिल जाएगा, उसमें सलाद भी मिल जाएगा, उसमें पापड़ भी मिल जाएगा। तो वही चीज करता है एसेट एलोकेशन। अब इससे क्या होता है कि वो आपके रिस्क को जो है वो रिड्यूस कर देता है। जैसे कि सर ने बोला था कि एक म्यूचुअल फंड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे कि आपको रिस्क रिड्यूस होता है। तो कैसे रिस्क रिड्यूस होता है?
अगर मैं सिर्फ एसेट क्लास की बात करूं तो आप देख सकते हो ये है एसेट क्लास डिफरेंट जिसका कि रिटर्न अगर आप देखने जाओगे तो हर साल जो है आप देखो आइदर इक्विटी और गोल्ड, सिर्फ एक 2013 एक ऐसा साल था जिसमें कि इन्फ्लेशन जो है बीट किया था सब कुछ को, बाकी हर साल में आइदर इक्विटी टॉपर रहा या फिर गोल्ड टॉपर रहा। अगर मैं बात करूं हाइब्रिड फंड की तो हाइब्रिड पोर्टफोलियो जो है बीच में रहा, मतलब सेकंड परफॉर्मर बेस्ट परफॉर्मर रहा, हमेशा टॉप नहीं किया बट सेकंड बेस्ट परफॉर्मर जैसा कि मिड कैप कर रहा था। अगर सिर्फ गोल्ड की बात करूंगा तो मैं वो आप देखो कि इसने 2 साल बहुत अच्छा परफॉर्म किया है पिछले 2 साल में। इन्फ्लेशन जो है पिछले 2-3 साल से जो है कम है कंपैरेटिवली। सेम उसी तरह अगर मैं डेट की बात करूंगा तो डेट जो है हमेशा एक बैलेंस वे में चला है, 8 से 9% का आपको रिटर्न देके आते रहा है। अब अगर मैं अभी करंट सिनेरियो की बात करूं तो 5% का इक्विटी नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, हाइब्रिड पोर्टफोलियो आपका 5% का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, गोल्ड 32% का रिटर्न अभी भी इस साल भी दे रहा है, इन्फ्लेशन आपका 3.7 पे बैठा है, डेट जो है आपको 8% पे। तो अब आपका एसेट हमेशा जो होता है ना, अगर डाइवर्सिफाइड रहेगा तो अगर ये मोटा मोटी मैं सबको मिला लूं तो आपका पॉजिटिव रिटर्न बन रहा है। लेकिन अगर मेरा पूरा पैसा अगर यही रहता तो मेरा पोर्टफोलियो नेगेटिव होता, या फिर यही होता तो सिर्फ 5% बन रहा होता। ये होता तो हो सकता कि मैंने 26 में तो रिटर्न बनाया होता बट इन सब सालों में मैं रिटर्न नहीं बना रहा होता। तो हमेशा जो होता है ना, आपके एसेट को उस थाली की तरह बनाना है जहां पे कि थोड़ा सा दाल भी है, थोड़ा सा जो आपका पनीर का भी सब्जी है, थोड़ा सा उसमें जो रसगुल्ला भी है, तो हर चीज आपको उस थाली में बना हुआ रहे। तो अब क्या करना है, तो पहला चीज कि अपना इन्वेस्टमेंट को रोज देखना छोड़ दो। न्यूज में मार्केट में क्या चल रहा है वो न्यूज मत देखो, आप अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करवाओ। आपका जो भी पोर्टफोलियो है भाई आपके साथ, वो आपके लिए उसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं आप उसको रिव्यू करवा सकते हो। आप समय के हिसाब से उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो कि अभी के टाइम पे कौन सा चेंज आपको करना चाहिए। जैसे सर ने बोला कि मुझे अब पैसे की जरूरत है तो मैं कभी निकालता हूँ, तो उस हिसाब से सर अगर आप अपना पोर्टफोलियो बताओगे तो मैं उस पर बता दूंगा क्या क्या चेंजेस आपको करने चाहिए। अभी पहली चीज कि आपको पेशेंस रखना है, इक्विटी में फेथ रखना है, और जितने भी नए अपॉर्चुनिटीज हैं वो सब पे फोकस करना है। हमको क्या एक्चुअली हम लोग क्या देखते हैं, रिटर्न कौन सा दे रहा है, प्रोडक्ट क्या है, बट एक्चुअली में हमको देखना कि मेरा गोल क्या है, एसेट एलोकेशन कैसा है, और तब प्रोडक्ट देखना है। हम लोग अभी क्या करते हैं, पहले रिटर्न फिर प्रोडक्ट। तो सर मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है हमारा वो इस तरीके से होना चाहिए कि पहले मेरा गोल क्या है, फिर एसेट एलोकेशन और फिर प्रोडक्ट। तो सर मेरा पहला पार्ट यहीं पे खत्म होता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा अभी हमारे मैं चाहूंगा अभी दूसरे पार्ट पे जाने से पहले अगर आप लोगों की कुछ क्वेश्चंस हो तो मैं उसको ले लेता हूं सर। पूछिए, आप लोग को जो प्रश्न पूछना है पूछिए। हाँ, एक चीज और साकेत जी, अभी के समय में शेयर वगैरह के संबंध में, जैसे आपके समय में नुआमा में हमने कुछ पैसा लगाया था, तो उसमें उसको क्या करना चाहिए, और उसमें शेयर में कुछ लोग एडवाइस कर रहे हैं कि और भी कुछ शेयर जोड़िए, अभी वो प्रॉफिटेबल रहेगा कि नहीं। और नुआमा ने एक पॉलिसी निकाला है कि 3.5 साल में आप कुछ 1 लाख 2 लाख रुपया लगाइए और वो डबल होके आपको मिलेगा। मार्केट लिंक स्ट्रक्चर प्रोडक्ट है, वो अच्छा प्रोडक्ट है, उसमें कोई इशू नहीं है। अब अच्छा, क्या होता है, हाँ वो डायरेक्ट इक्विटी में अभी सर मत जाओ, डायरेक्ट इक्विटी में अभी जो होल्डिंग है उसको रखो भाई, क्योंकि मैं बहुत क्लियर होता है। अगर आपको कोई आके ये बोल रहा है कि सर अगले 6 महीने में मार्केट सही हो जाएगा, ग्लोबल सिनेरियो बहुत अच्छा हो जाएगा, तो झूठ बोल रहा है। अच्छा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसलिए झूठ बोल रहा है सर, क्योंकि अभी हम लोगों ने इम्पैक्ट देखना शुरू भी नहीं किया है। हाँ, एक्चुअल बोले तो ये जो वॉर का सिनेरियो चल रहा है उसके ऊपर जो आप देखोगे ये एल नीनो इफेक्ट जो आ रहा है। हाँ, मुश्किल मैं तो जब से होश संभाला हूँ इस तरीके का मौसम मैंने नहीं देखा कि इस तरीके की गर्मी कभी होती और अचानक एकाएक जो है आंधी तूफान आ जाता है। अच्छा। और जो इसका इफेक्ट आने वाला है सर, वो आपके क्रॉप्स पे नेक्स्ट ईयर इम्पैक्ट करेगा। अच्छा, इसीलिए अगर आप देखोगे कि एक मोदी जी ने आके भाषण दिया था बीच में कि भाई आप लोग तेल कम खाओ, आप लोग जो है थोड़ा सा बाहर कम घूमने जाओ, आप लोग जो चीजों को कम यूज करो, मसाला कम यूज करो। तो उसके पीछे इसलिए नहीं बोला था कि उनको लगा कि भाई ये वर्ल्ड वॉर, ये जो युद्ध चल रहा है उसके चलते करना है। ये पूरा सिनेरियो इसलिए था कि आपको ये एल नीनो का इफेक्ट जो आपके क्रॉप्स पे पड़ेगा इस साल, जहाँ तक कि आपके क्रॉप्स अच्छे नहीं होंगे तो डेफिनेटली हमको बाहर से चीजें इम्पोर्ट करनी पड़ेगी, तो वो इम्पैक्ट कम पड़े आपको।
तो अभी जो हम लोग सिनेरियो देख रहे हैं सर, वो सिनेरियो अगले साल आपको इससे ज्यादा खराब हो सकता है। अच्छा, हाँ, अच्छा। और जो अभी एक यूटीआई का मेरा म्यूचुअल फंड चल रहा है, वो बहुत दिनों से चल रहा है, तो वो 20,000 और 4,000 का, मतलब 24,000 बहुत दिन से चल रहा है, वो कुछ जमा हो गया। तो प्रश्न है कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं? सर एक बार अपना पोर्टफोलियो मुझे शेयर कीजिएगा, मैं एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि मोटामोटी लास्ट टाइम जब देखा तो तब भी मैंने आपको बोला था इसको मुझे कुछ चेंज करते हैं। हाँ, एक बार आप घर पे आए थे तो सब बता। अच्छा, हाँ, उसमें आप बताइएगा। और HDFC में भी कुछ पैसा हमने लगाया है, मिड कैप की, क्या नहीं, कौन सा एक फंड है उसमें इंटरेस्ट आता, उसमें क्या करना होगा पता नहीं। डिविडेंड आता, हाँ हाँ जी सर। नागेश जी बोलिए सर, आपका क्वेश्चन है कुछ सर? नागेश जी बोलिए। नागेश जी आप बहुत देरी से आए। सर मैं पहले तो माफी मांग रहा हूं सर। एक्चुअली हुआ क्या कि ये सोशल था, एक सीनियर IPS अफसर हैं, नाम नहीं बता रहा हूँ, ADG रैंक है, उनको कुछ पर्सनल इश्यू था, आई एम सॉरी, उनके पर्सनल इशू में के लिए मैं थोड़ा व्यस्त हो गया था सर। कोई बात नहीं, आप प्रश्न पूछिए। आपको क्या मतलब इन्वेस्टमेंट के बारे में साकेत जी एक्सपर्ट हैं, हाँ, और गोपाल गणेश जी भी पूछेंगे, तो नागेश जी आप पूछ लीजिए। हमें सर सवाल नहीं पूछना है सर। आई सैल्यूट द स्पीकर। मैं मिस किया, कल वीडियो पूरा देख लूंगा मैं। तो पहले तो सर जो अपने देश का जो आने वाला जो सिनारियो है, वो मैं थोड़ा सा आपको उसका फ्लैशबैक तो नहीं कहूंगा, भविष्य बता दे रहा हूँ, जो अभी बहुत हिडन है, क्योंकि बहुत सारा काम हो रहा है और उस पर मतलब ड्यू टू ऑब्वियस रीजन प्रेस वाले उसको नहीं हाईलाइट कर रहे हैं। तो उसमें नंबर 1 सर ये है कि आने वाले समय में ये जो इंडियन ओशन से व्यापार बंद हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, अब इंडिया अपना रूट निकाल रहा है, नॉर्थ ईस्ट होके, म्यांमार होके, ब्ला ब्ला ब्ला। नंबर 3, यूरोपियन रूट भी निकाल रहा है इंडिया अपना कायदे से, और वो उसकी बड़ी लंबी कहानी है, मैं केवल टिप ऑफ द आइसबर्ग बता रहा हूं। आने वाले समय में हमें इंडिया और रसिया दोनों के संयोग से पूरा ट्रेड रूट बनेगा आर्कटिक सर्किल। आर्कटिक सर्किल सर, आप लोग यदि ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो हम लोग, मैं तो रांची में हूँ, मैं हूँ ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर भी एक है 10 डिग्री का है आर्कटिक सर्किल, वहाँ केवल बर्फ जमा रहता है। तो उस समय जो पूरा ट्रेड रूट आर्कटिक सर्किल से ही होगा, और इसीलिए जो व्यापार जो है अपने भारत देश का बहुत बढ़ने वाला है, और उसी को देखते हुए अमेरिका टांग अड़ाता है, फिर टांग घिसता है। तो आने वाला समय भारत के लिए भविष्य है, और वर्ल्ड बैंक भी प्रेडिक्शन कर दिया है। तो मार्केट सिचुएशन, आई रीइटरेट, इंडिया में ही फ्लोरिश करेगा। कनाडा, UK, दे आर गोइंग टू फेस रिसेशन। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड का स्कोप अपने भारत में बहुत अच्छा है, यही हमें बताना था। थैंक यू सर। बहुत अच्छा फॉर एडिंग समथिंग न्यू। गणेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, गणेश जी लंदन से बोलना चाह रहे हैं। गणेश जी। साकेत जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ, इसको क्वेश्चन से ज्यादा कहने की, मैं अपने साथ जो कुछ कर पा रहा हूँ उसके बारे में आपको अवगत कराना चाह रहा था। जी सर, जी सर। कि मैं जून 21 में रिटायर किया। ठीक है। तो इस जून में 5 साल लग जाएंगे। 2022 के फरवरी से मैंने जो है सिप शुरू किया है 20,000 से। ठीक है सर। फिर साल भर के बाद मैंने 20 का जो है वो 20 और ऐड कर दिया। ठीक है। और पिछले 1 साल से ऑल टुगेदर जो है अमाउंट, इट इज 51 समथिंग लगभग है। ठीक है। सिप में ही जा रहा है, क्योंकि मैं जो है शेयर मार्केट में जो है
इक्विटी मार्केट में बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है और बहुत ज्यादा जानकारी नहीं। वो जाना भी नहीं सर, इक्विटी मार्केट जो है 45 के बाद जो डायरेक्ट आपको जाना भी नहीं, हम लोग रिकमेंड भी नहीं करते किसी को भी। तो ऑल टुगेदर ये 51 जा रहा है आज की तारीख में। जी सर। तो एक तो आपका सजेशन लेना चाहूंगा और आपका नंबर जो है मैं अमिताभ जी से ले लूंगा जी सर, सो दैट कि पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए मैं आपके पास भेजूंगा। बिल्कुल सर, ठीक है। और अभी मैं रिव्यू के बाद ही कुछ बता पाऊंगा और आप जो सलाह देंगे वही करूंगा मैं। सर मैं बस एक चीज पूछना चाहता हूँ, डेफिनेटली आप जो अभी SIP कर रहे हो ये आप अपने पोतों के लिए या पोतियों के लिए या बच्चों के लिए छोड़ के जाना चाहते हो, राइट? नो पोता नो पोती, आई हैव गॉट ओनली वन pampered child okay who has got married in 2024 okay अप्रैल वही यहाँ जॉब कर रहा है और उसके पास मैं 6 महीने यहाँ बिताता हूँ, 6 महीने इंडिया में बिताता हूँ। ठीक है सर, तो मतलब वही है कि आपका हेरिटेज वाला SIP है आपका ये? हाँ, इनहेरिटेंस आप छोड़ना चाहते हो बस? हाँ, बस वही है। और वो इधर ही सेटल कर रहा है, वो इंडिया जाए मतलब आता जाता है, लेकिन उसका ये नहीं है कि विल कम बैक टू इंडिया फाइनली, ऐसा नहीं है। ठीक है सर, तो यही है। अमिताभ जी अपना नंबर शेयर कर देना आप अपने। हाँ जरूर। गणेश जी हमारे बहुत मतलब आदरणीय और ये मतलब मेंबर हैं और बहुत विद्वान हैं और आप भी बहुत बड़े हमारे मेंबर हैं। तो हम लोग हम चाहेंगे कि सबको लाभ हो हमारे डॉक्टर के एडवाइस से और हमारे IAS लोगों के एडवाइस से हमारे ग्रुप के सब लोगों को फायदा हो रहा है और हम जरूर दे देंगे, सबसे लिंक जुड़े, ये बहुत अच्छी बात है। साकेत जी, बल्कि आप हमारे स्कूल को जानते होंगे, नेतरहाट विद्यालय। अच्छा सर। तो वहीं से हम लोग पढ़े हैं और सुपौल के बहुत लोग हैं हमारे नेतरहाट से जो पास आउट किए हैं और बल्कि इस ग्रुप में हमारे चंद्रेश्वर जी भी हैं, नागेश जी भी हैं। तो इसलिए सुपौल जो है एक बहुत अच्छा में मतलब जगह है जहाँ से बहुत लोग निकले हैं, बल्कि यहाँ भी बहुत सारे डॉक्टर हो रहे हैं। सुपौल के आप डॉक्टर विभास को जानते होंगे? जिसे नाम सुना हुआ है, क्योंकि जनरली घर पर रहना कम होता है। तो उनके फादर स्कूल टीचर होते थे जिनको नेशनल टीचर्स अवार्ड मिला था। जी सर। वो रिसेंटली इसी साल अभी 2 महीने पहले एक्सपायर किए हैं और उनका लड़का हमारे से जूनियर है 2 साल नेताजी स्कूल में एंड ही इज द डॉक्टर हियर। चलिए अब तो बहुत सारी बात करेंगे, बस आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मैं दे दूंगा। मोटा मोटी मैं कुछ बोल देता हूँ आपके लिए। एक्चुअली यदि आपका इंडिया में HDFC बैंक में अकाउंट है तो जो जिस शहर में भी अकाउंट है वहाँ का जो मेन ब्रांच है HDFC वाले से भी आप सलाह मशविरा कर सकते हैं और उसमें भी आपको बहुत सारा गाइडलाइन मिल जाएगा साकेत कुमार जी के अलावा। ये मतलब मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, आई रेस्पेक्ट रादर ऑनर साकेत जी, ऐसा कुछ नहीं है। तो HDFC वाले बहुत अच्छा गाइडलाइन करते हैं बशर्ते कि आपका बैंक में रेपुटेशन हो। तो मेरा रांची में ऐसा है और मैंने म्यूचुअल फंड में बहुत अच्छा कमाया है। मेरा प्राइमरी अकाउंट HDFC में ही है और उसी में पेंशन भी आता है और उसका मैं जो है एक तरह से समझिए कि जो सबसे टॉप मेंबर होता है उस क्लब का मेंबर होगा। धन्यवाद सर। मेरा मैसेज यही है HDFC वाले अच्छा गाइड करते हैं। ठीक है ओके, धन्यवाद सर। हाँ बहुत अच्छा। और जोशी जी आप कुछ बोल लेंगे? जोशी जी, उमेश जोशी
उमेश जोशी जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? यस यस यस। अच्छा जी, उमेश जोशी, अविनाश प्रसाद। अच्छा, बहुत अच्छा अमिताभ जी यार, साकेत जी को बहुत बहुत बधाई। आपने जो इन्वेस्टमेंट का तरीका बताया, कौन कौन से निवेश हो सकते हैं, कहाँ कहाँ बचत क्यों जरूरी है, जैसे फिक्स डिपॉजिट्स है और पीपीएफ है, एनएससी है, डाकघर की योजनाएं हैं, एसआईपी है, शेयर बाजार, ब्रांड सोना, पेंशन योजनाएं और डाइवर्सिफिकेशन। मैं सामान्य तौर पे ये कहना चाहूँगा कि अमिताभ जी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और इतने अच्छे साकेत कुमार जी को हमारे बीच में लाए कि जिन्होंने इन्वेस्टमेंट को बहुत सरल तरीके से बताया और ये भी कहा कि आप पैसा इन्वेस्ट करें और चिंता ना करें, ज़्यादा मार्केट ना देखें, और वॉरेन बफेट्स का भी एग्जाम्पल दिया और उनके कोट्स। तो सामान्य तौर पे जो एक व्यक्ति अपने मध्यम वर्ग परिवार से आता है और उसके लिए बचत बहुत ज़रूरी है, और अगर बचत करेगा तो आज तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी पेंशन ख़त्म कर दी गई है, तो अगर आप सही समय पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप अच्छी लाइफ जी सकते हैं। मैं आपका नंबर अमिताभ जी से ले लूँगा, मेरे रिलेशन में मेरे बच्चे भी बाहर हैं और वो इंडिया आना चाहते हैं, तो कौन कौन से और अच्छे विकल्प होंगे मैं आपसे बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी, और साकेत कुमार जी की एक आध वार्ता और कराएं इस बीच में, क्योंकि नहीं, जिस प्रकार से रोटी कपड़ा। अगले सप्ताह साकेत जी का पार्ट 2 शुरू होगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। उन्हीं की इच्छा से उसमें होगा कि इन म्यूचुअल फंड के अलावा और अभी इक्विटी में और पोस्ट ऑफिस वगैरह जो सब अभी चर्चा हुई, उसके अलावा और किस में हम पैसा लगाएं कि ज्यादा अच्छा रिटर्न मिले। सर देखो अभी क्या होता है ना, अभी जैसे आप लोग देखते हैं ना, आज चूंकि टाइम का कंस्टेंस था तो मैंने अभी एक पार्ट को इसमें टच नहीं किया। मैंने पहले अमिताभ जी को बोला था तो अगला शनिवार भी हमारे साकेत साहब का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो सेकंड पार्ट होगा। नहीं, बहुत अच्छा। साकेत जी से मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि सर, जैसे कि आजकल जो बच्चे हिंदुस्तान में हैं तो वो उनको जो सैलरी मिलती है तो उनके चाहे गवर्नमेंट में है चाहे प्राइवेट में है, तो उनके लिए क्या मतलब अच्छे रिटर्न कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब अच्छा रिटर्न जो बचत वो करें, क्योंकि अब पेंशन तो है ही नहीं, तो क्या लिक्विड, हाँ, तो क्या तरीका रहेगा उसमें सरल, अगर बच्चे हमसे पूछते हैं इसमें ठीक है। तो सर इसको देखिए दो तरीका होता है। एक तो होता है कि हमारा जो, जैसे मैंने पहले बोला कि हम लोग अभी भी, आपको मैंने जो सेशन में लास्ट में दिखा था कि हम लोग पहला पार्ट देखते हैं रिटर्न को, हम लोग वो पार्ट पहले नहीं देखना है। हम लोग को देखना है मेरा गोल क्या है, पहले हम कोई भी इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं। अगर पहले हम लोग इन्वेस्ट करते थे, जैसे आप लोग अपने समय में बता रहे थे कि आपका पर्सन नहीं रहा होगा, पहले हम लोग लेते थे कि अगर इनकेस कि आपको जो है बच्चों को पढ़ाना है तो इतने साल बाद हमको इतने पैसे की जरूरत होती है। सेम उसी तरीके से क्या होता है कि जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हो तो उसमें भी आज के भी समय में एक गोल होता है। जैसे मैं अगर खुद की बात करूं तो जब मैंने शुरू किया करियर तो मुझे पता था मैं प्राइवेट जॉब में हूं तो मेरा कोई पेंशन नहीं होगा, तो मैंने डे 1 से अपना एक इन्वेस्टमेंट पार्ट जो वो पेंशन के लिए शुरू कर दिया थ्रू एसआईपी कि मुझे ये पेंशन के लिए चाहिए। उसके बाद एक होता है कि हम लोग हमेशा बोलते हैं कि एज ए प्राइवेट जॉब वर्कर आपके पास हमेशा 6 महीने का कंटिजेंसी फंड होना चाहिए। कंटिजेंसी फंड ये हो कि इनकेस अगर आप देख रहे हो कि बहुत सारे ले ऑफ्स होते हैं, ऑल ऑफ सडन जो बहुत सारी कंपनी जो है कट ऑफ करने लगती है, तो आपके पास एक जॉब नहीं है 2 महीने 3 महीने, तो आपके पास हमेशा आपका पर मंथ का जो एक्सपेंस है उसके इंटू 6 आपके पास जो है आपके अकाउंट में या लिक्विड फंड में वो पैसा होना चाहिए जो कि आपको जब जरूरत पड़े तो मिल जाए। वो सारा पैसा आपका इक्विटी में नहीं जाना चाहिए। तो पहले आपको एक कंटिजेंसी फंड 6 महीने का आपके पास हमेशा रेडी होना चाहिए। दूसरा चीज होता है आपके पास कम से कम 10 लाख का एक फैमिली फ्लोटर हेल्थ प्लान होना चाहिए कि आज के डेट में जितना महंगा है हेल्थ, कोई भी अगर हम बात करें मेडिकल इमरजेंसी में, उसके लिए आपके पास कम से कम, मैं मिनिमम बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे हेल्थ प्लान ऐसे हैं जहाँ पे कि आपको मल्टीपल रिस्टोर का ऑप्शन होता है कि आपने जो है एक बार 10 लाख कर लिया, 10 लाख यूज कर लिया, फिर से आपको यूज कर सकते हो सेम ईयर के अंदर। तो कम से कम 10 लाख का आपका हेल्थ प्लान होना चाहिए। दूसरा चीज कि आपकी जितनी अर्निंग है उसका यानी एनुअल इनकम, अगर आपकी एनुअल इनकम 10 लाख है तो उसका 25 गुना आपका लाइफ कवर होना चाहिए कि इन केस आपके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो आपके पीछे आपकी फैमिली को एक ऐसा
एक अमाउंट मिल जाए जो कि आपके फैमिली के मेन काम को कर दे। तो अगर मेरी सैलरी अगर 10 लाख रुपए है तो मेरे पास कम से कम 2.5 करोड़ रुपए का तो एक टर्म इंश्योरेंस होना ही होना चाहिए। पहला प्रायोरिटी ये 3 चीज होती है। उसके बाद फिर हम सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। मेरा सेकंड पार्ट होता है कि हमको जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो पहला मेरा रिटायरमेंट का होगा, जो कि एक लॉन्ग टर्म है, तो हम उसको प्योरली इक्विटी में जा सकते हैं। स्मॉल कैप हो गया, कोई सेक्टोरियल फंड हो गया, हम उसमें पैसा डाल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए मेरा वो पैसा वहां पे मेरे को बना के देगा, क्योंकि मेरा अभी रिटायरमेंट, मैं खुद की बात करूं तो मेरा रिटायरमेंट में भी 20 साल बचे हुए हैं। तो 20 साल एक लंबा टाइम है जहां पे मुझे 15-16% का पता है कि मार्केट से बन के पैसा आ जाए, और उसमें मुझे उतार चढ़ाव का दिक्कत नहीं। फिर दूसरा आता है, जैसे मेरी खुद की एक छोटी बेटी है, 4 साल की अभी है, मुझे पता है कि उसके हायर एजुकेशन के टाइम पे, यानी कि आज से 12-13 साल बाद मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए मुझे जो एक अलग कॉर्पस बनाना होगा। वो कॉर्पस मेरा ऐसा बनेगा जहां पे कि मुझे मिक्स रखना पड़ेगा। मैं प्योरली इक्विटी पे बेस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं वहां पे उसके एजुकेशन को डिले नहीं कर सकता हूँ। अगर मान लिया मैं प्योरली इक्विटी पे जा रहा हूँ और मेरा पूरा पैसा इक्विटी पे ही पड़ा हुआ था, और अभी जैसा 2 साल से मार्केट में कोई रिटर्न नहीं है, और वैसा सिनेरियो क्रिएट हो गया, तो फिर उस टाइम पे मुझे पैसा कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा। तो रादर देन मैं उस सिचुएशन पे, मैं आज ही अपना जो कॉर्पस बनाऊंगा, मैं उसमें एक हाइब्रिड फंड डालूंगा, जो कि उस सिनेरियो में अगर मार्केट अप एंड डाउन भी हो रहा है तो मुझे वो पैसा एक मोटा मोटी मेरे गोल को अचीव करके दे दे। तीसरा सिनेरियो होता है कि एक शॉर्ट टर्म गोल। अब अगर मैं बोलता हूँ कि किसी को घर का डाउन पेमेंट करना है, तो 5 साल बाद करना है, तो 5 साल बाद अगर वो सोच रहा है कि इक्विटी से मैं सारा कर दूंगा, तो हो सकता है उसका वो गोल पूरा नहीं होगा। तो उसके लिए फिर क्या होता है, उसके लिए काम में आते हैं बहुत सारे ऐसे नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं जो कि 10 से 12% का रिटर्न दे रहे हैं। 2 साल से लेके 5 साल तक हॉरिजन के ये फंड होते हैं। 10 से 12% के बीच में आपको रिटर्न मिलता है, जो कि मोटा मोटी आपके हर काम को इजीली कर सकता है। तो बेसिकली सर यही 3-4 चीजों को कंपोजिशन बना के हम करते हैं। अब एक चीज हम लोग जो भूल जाते हैं, जब हम इक्विटीज की बात करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ इंडिया देखते हैं, लेकिन आज के डेट में ऐसे एवेन्यूज हैं जहां पे कि आप अपने इक्विटीज इन्वेस्टमेंट को इवन आप फॉरेन मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अब कितना होना चाहिए, तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट कॉर्पस है इक्विटी में, उसका 10% आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में डाल सकते हो। आपका गोल इन्वेस्टमेंट कम से कम 10 से 15% होना चाहिए। ये पूरे टाइम में जब मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहा है, उस टाइम में आपके पोर्टफोलियो को हेज करती है। अब बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, आपको बोलेंगे सर एफडी मत करो, एफडी आज के डेट में बहुत खराब चीज है। तो सर एफडी जो होता है वो आपको एक कुशन देता है। अगर मुझे कभी भी कोई एक शॉर्ट टर्म पैसे की जरूरत पड़ती है, मुझे एक पैसा चाहिए और मार्केट गिरा हुआ है, तो मैं पैसा वहां से निकाल सकता हूं। तो में से यही एक आपको, जब भी आप किसी को भी बोलो तो ये 5-6 चीजों को उनको करना ही करना है। उनको बोलो सिर्फ इक्विटी। जैसे आप देखोगे मेरा जो आज का सेशन का नाम भी था ना, वो सेशन का नाम था म्यूचुअल फंड सही है, पर क्या सिर्फ यही है? जी हाँ, जी हाँ। तो आप जिससे मिलोगे आज के डेट में, वो आपको बोलेगा सर म्यूचुअल फंड कर लो, म्यूचुअल फंड कर लो, इक्विटी कर लो, इक्विटी कर लो। सर ठीक है वो, बट सिर्फ वही इंस्ट्रूमेंट आपका हर गोल पूरा नहीं कर सकता। तो मैं अगला सेशन जो लूंगा, मैं इसी तरीके से लूंगा जिसमें कि आपको ये सब चीजें मैं बता पाऊं कि आपको किस चीजों को आप अपने इन्वेस्टमेंट में डाल सकते हो। थैंक यू वेरी मच सर, इतने सरल तरीके से और बहुत सुंदर तरीके से सिंपल वे में आपने समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद। अमिताभ जी आपको भी बहुत धन्यवाद कि इतने अच्छे वक्ता को हमारे ग्रुप में लाए। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा। अंशुमाला आपका कोई प्रश्न है? अंशुमाला जी बंबई से हैं। हाँ नहीं, मेरा कोई प्रश्न नहीं है। मैं बस सुनना चाहती थी। होता क्या है कि मैं बहुत दूसरी बात कहना चाह रही हूँ कि जो भी ये इन्वेस्टमेंट और इससे रिलेटेड जो चीज है, उसमें अभी भी आई थिंक केवल गुजरात है जहाँ पे महिलाएं करती हैं, और बाकी जगह यहाँ पे एक फियर रहता है कि हम लोग ये सब मेल मेंबर्स पे छोड़ देते हैं। तो मेरे लिए भी ये है कि दो मैंने MBA किया है, मैंने इंश्योरेंस किया है, मुझे बहुत कुछ पता है थ्योरेटिकली, लेकिन जब ये प्रैक्टिकली कुछ इन्वेस्ट करने की बात आती है तो वो फिर अभी भी है, बिकॉज दैट इज इन आवर अपब्रिंगिंग इन सम वे। तो इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई कि एक हाँ, तो अब आप ये सेशन करके एडवेंचर लीजिए
और साकेत जी के गाइडलाइंस में और आप एक नया इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो चुनिए। अमिताभ जी मैं थोड़ा सा मैम को मैं ना यहाँ पे एक चीज करेक्ट इसलिए करेक्ट नहीं कर रहा मैम, बस मैं एक चीज बता रहा हूँ जो मैं बचपन से अपने घर में देखते आया हूँ। हम लोग बोलते हैं कि हमारी पहली अर्निंग जो होती है ना जब हम जॉब करते तब होती है, ठीक है। अब हमारी जो अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि सर हमारी अर्निंग पहले शुरू हो जाती है जिस दिन हमारा छठी होता है। वो डायरेक्ट मेरे हाथ में पैसा आता है, वो भले माँ बाप रख रहे हैं बट वो रख रहे हैं। हमको बचपन से एक चीज सिखाया जाता है बचत करने के लिए गुल्लक। तो एज ए इंडियंस कहीं ना कहीं हमारी अपब्रिंगिंग शुरू से एक ऐसी हुई है कि हमको बताया गया कि बच्चे आपको बचत कैसे करनी है। डे 1 से हम जानते हैं कि हमको बचत कहाँ पे करना है, कैसे करना है। इवन मैं अभी अपनी बेटी को, अभी वो 4 साल की है, मैं उसको सेकंड बर्थडे पे ही उसको गुल्लक ला के दिया कि बेटा इसमें तुमको पैसा डालना है, कुछ जरूरत पड़ेगा तो तुमको इसमें कितना जमा हुआ वो देख के फिर तुम देना, तो मैं उससे ला के दूंगा, ताकि उसको वैल्यू ऑफ मनी पता रहे कि चीजें ऐसे आराम से नहीं मिल जाती है, उसको कमाना पड़ता है। तो मैम जहां तक रही बात, आज भी आप बोलोगे तो हर घर का फाइनेंस एक वुमेन ही चलाती है। भले डिसीजन मेकिंग के नाम पे कोई कुछ बोल दे कि मैं नहीं डिसीजन मेकर है, बट फाइनेंस आज भी हर घर का एक वुमेन ही चलाती है। इसलिए जब 50, 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे ना, तो वुमेन्स के पास से भर भर के निकले थे। वो तो सही है। कितना सिंपल ढंग से हमारे स्पीकर्स लोग किसी बात को कन्विंस कर देते हैं। आज देखिए साकेत जी ने कितना सिंपल ढंग से समझाया अंशु जी को। और अंशु जी आप शुरू करिए, आप इन्वेस्टमेंट भी शुरू कीजिए। साकेत जी आपने बहुत अच्छी बात कही। साकेत जी अभी एक रिसेंटली न्यूज में आ रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्टार्ट प्लास्टिक मनी। जी सर। प्लास्टिक करेंसी। जी सर। क्या, क्योंकि अब तो हम लोग सर्विस में है नहीं, तो टू व्हाट एक्सटेंट इट इज ट्रूथ, और क्या, क्योंकि इससे तो बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाएंगे। नहीं सर देखो एक्चुअली क्या ना, ये प्लास्टिक करेंसी का जो ना प्लान ये आज का नहीं है, ये 2013 का ही है। उस टाइम पे पायलट बेसिस पे इन्होंने कुछ लाया था, बट वो कहीं ना कहीं इनको लगा कि वो सफल नहीं हो पाए। बट एक्चुअली क्या होता है ना, नहीं इन्होंने इनिशियल बेसिस पे ट्रायल फेज पे कुछ जगह पे इन्होंने बैंक के इंटरनल सर्कुलेशन में लाए थे। अच्छा। जो आरबीआई के इंटरनल सर्कुलेशन में लाया था, बट क्योंकि वो कहीं ना कहीं इनको लगने लगा कि उस टाइम फिजिबिलिटी नहीं है, जो एक्सपेंस होता है प्लास्टिक करेंसी को प्रिंट करने में, शायद उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी उस तरीके की नहीं थी जहां पे वो प्रिंट कर सकती। बट आज के डेट में क्या होता है, एक रीसर्कुलेशन का जो चीज होता है ना, रीसर्कुलेशन की चीज में ये होता है कि आपका जो ये पेपर करेंसी है ना, ये खराब बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। हाँ, तो ये चीज आएंगी सर, ये आएंगी, और इसलिए भी आएंगी क्योंकि हमारे कंट्री का जो मोड हो रहा है, ये धीरे धीरे बड़े करेंसीज को, ये जो मनी होल्डिंग होती है ना, उसको खत्म करने के लिए बड़े करेंसी को आउट ऑफ मार्केट करने जा रही है ये लोग। तो जो हमारी सबसे बड़ी करेंसी लाइक 100 2013 से तो ये 12-13 साल हो गया। हाँ, तो अब जाके फिर से ये आरबीआई की कमेटी में आ चुकी है, जिसको इन्होंने ऑन पेपर डाल भी दिया। इस बार नीति आयोग की मीटिंग में भी ये चीजें डिस्कस हुई है। आई थिंक नागेश जी को भी पता होगा सर को कि इसके बारे में उनको भी थोड़ा कुछ आइडिया जरूर नहीं होगा इसके बारे में। तो ओवरऑल जो है ये लोग इमीडिएटली इफेक्ट नहीं होगा, बट आने वाले 3 से 4 साल में ये चीजें आ जाएंगी सर। ठीक है सर, धन्यवाद। अविनाश जी आपसे हमने बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखा है। अविनाश जी आप कुछ इनपुट देना चाहेंगे? अविनाश प्रसाद, और आप क्या जोड़ना चाहेंगे इसमें? नहीं, मैंने इंटरप्रेट हाँ, 1 रुपए कमाता था तो उसमें से 90 पैसे बांटता था। बहुत सही उन्होंने कहा है कि सभी एस्पेक्ट्स को देखने के बाद ही हमें डाइवर्सिटी भी करना है, ताकि आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, बिल्कुल ऑडिबल नहीं है आपकी आवाज नहीं क्लियर है। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। इन्वेस्टमेंट इन अविनाश प्रसाद आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है अविनाश जी। हाँ नागेश सर, आई थिंक आप कुछ पूछ रहे थे बीच में। अच्छा ठीक है, अभी गोपाल शंकर जी
हमारे आईएएस पदाधिकारी साहब, आप क्या बोलना चाहेंगे? गोपाल शंकर साहब, गोपाल शंकर साहब, गोपाल शंकर साहब, हमारे आईएएस पदाधिकारी, आप क्या बोलना आवाज आ रही चाहेंगे? है? हाँ, आ रही है। अविनाश जी की आवाज एकदम नहीं आई, कुछ समझ आप में लोगों नहीं की आया क्या आवाज बोल बड़ी रहे। कम आ रही है, किसी तरह से मैं सुन पा रहा हूँ, तो जो कुछ भी सुना है वो हाँ, काफी आपका लाभकारी है और रहेगा भी, क्योंकि बहुत ही मजे हुए कलाकार हैं। इनका काफी अनुभव भी है और प्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा एक तरीका भी बहुत आकर्षक है। तो अब दूसरे भाग में जो हम लोग सुनेंगे तो और ज्यादा माइंड मेकअप कर सकेंगे कि हम लोगों का किस तरह का होना चाहिए। रिटायर्ड हुए तो मेरे 21 साल से ज्यादा हो गया, 25 साल से ज्यादा, करीब 25 साल होगा। तो अब कैसे क्या करें, हालांकि बहुत सा तो हमको मैच्योर कर गया तो हमने प्राप्त कर लिया, लेकिन उसको इन्वेस्ट नहीं किया। अब हम सोचते हैं जो है पेंशन से और बाकी जो पहले का इन्वेस्टमेंट है उसी से काम चलाएं। तो अब देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, कि बहुत ज्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन मिला है और बहुत रेलेवेंट है। अगली Thank you बार so much. और भी यूजफुल मिलेगा, जिससे कि हम लोग को एक इन्वेस्टमेंट के संबंध में सोचने का एक रास्ता मिलेगा। अपनी कम आमदनी के हिसाब से उसको प्रॉफिटेबिलिटी में बदलने के लिए क्या उपाय करें, ये हमारे साकेत जी से मिलेगा। और अरुण कुमार जी, आप क्या जोड़ना चाहेंगे? अरुण कुमार जी जयपुर से। अरुण कुमार जी, नमस्कार जी। हाँ। साकेत जी को बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूंगा उनको। और गृहस्थ व्यक्ति के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यही एक आश्रम है जिसमें हमें पैसा कमाने की इजाजत होती है, और बिना धन के जो गृहस्थ जीवन है और उसका कोई अर्थ नहीं है। तो बहुत अच्छा इन्होंने बताया, और नॉर्मली वही बातें बताई जी कोई भी समझदार आदमी, कोई भी, क्योंकि ये इंटरनेट का जमाना है और इसमें बहुत ही जो हमारी पीढ़ी है वो बहुत ही इंटेलिजेंट पीढ़ी है। जो सूचनाएं इन्होंने दी ऑलरेडी, हालांकि वो चूंकि मार्केट में अवेलेबल है, और जो भी चाहे वो हम किसी बैंक से जुड़े हों या कोई भी एक इन्वेस्टमेंट एजेंसी से जुड़े हों, नॉर्मली वही इंफॉर्मेशन देते। एक क्रॉस चेक भी है कि साकेत जी जो बता रहे हैं वो बहुत सही चीज बता रहे हैं। बहुत जो अच्छा। ये इन्वेस्टमेंट बता रहे हैं ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट बता रहे हैं। पर इस मामले में मैं अपने बुजुर्गों की तरफ आप लोगों को ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। हमारे बुजुर्ग एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बता गए हैं कि 100 रुपए अगर आपकी आमदनी है तो आपको अपना खर्चा 50 रुपए में चलाना है। 25 रुपया जो है ना वो आपको अपने इमरजेंसी के लिए इस प्रकार से रखना है कि वो आप बिल्कुल हद से हद इमरजेंसी में ही निकालें, और शेष जो 25 रुपया है वो जैसा कि इन्होंने बताया कि एक आपको 6 महीने का जो कंटिजेंसी फंड है ना, वो 25 रुपया वो कंटिजेंसी फंड के जैसा होना चाहिए। यानी ये हम सिस्टम लेकर के चलेंगे। आज की जो जनरेशन है इसके ठीक उल्टा चल रही है। 100 रुपए में 100 रुपए खर्च कर रही है, और उसके बाद से फिर उनके पास एक ऋणों का दुष्चक्र शुरू हो जा रहा है। जो पर्सनल लोन्स हैं, ऑनलाइन लोन्स हैं, यहाँ तक कि तो वो लोग जो घूमने फिरने भी जा रहे हैं ना, वो भी लोन लेके घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं। तो ये एक ओवरबर्डन हो जाता है, उसमें इन्वेस्टमेंट की तो कोई बात ही नहीं रहती। ये तब तक तो देखिए ठीक चलता है जब तक कि आपके पास एक कंसिस्टेंट इनकम आ रही है, लेकिन मार्केट्स जैसे अप डाउन हो रहे हैं, मैं इस चीज को जैसे साकेत जी ने बताया, मैं इनकी ईमानदारी की तारीफ करूंगा। नॉर्मली जो भी हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं वो आपको बहुत अच्छे अच्छे सुंदर शब्दबाग दिखाते हैं कि नहीं साहब पैसा लगाइए, मार्केट बहुत अच्छा जाने वाला है, मार्केट बहुत अच्छा होने वाला है। उन्होंने बहुत ही हार्श रियलिटी बताई कि जैसा मार्केट अभी चल रहा है और वैसा ही मार्केट आगे रहेगा, और उसमें डिप्स होने की संभावना ज्यादा है। एज ए ज्योतिष के विद्यार्थी होने के नाते मैं साकेत जी की बात की पुष्टि करता हूं कि अभी तो आप लोगों ने वो मार्केट देखी ही नहीं है जो आगे से पतन जब होता है ना तो एक साइड में पतन नहीं होता है। अगर धार्मिक पतन हो रहा है, ऊपर से कोई चीज अगर नीचे गिर रही है तो वो ग्रेविटेशन के प्रभाव से नीचे गिर रही है, तो जब वो गिरेगी तो ग्रेविटेशन के सारे नियम उस पर लागू होंगे।
तो जब पतन हो रहा है ना, तो पतन के सारे नियम लागू होंगे, चाहे वो धार्मिक पतन हो, चाहे वो नैतिक पतन हो, चाहे वो सामाजिक पतन हो, उससे आर्थिक पतन अछूता नहीं है। आने वाले समय में आर्थिक पतन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से मैं दावे के साथ कहता हूं कि ऐसी बुरी स्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से आने वाली है कि बड़े बड़े पंडितों के अनुमान धराशायी हो जाएंगे। तो इसलिए हम आप लोगों से ये निवेदन करना चाह रहे हैं कि बुजुर्ग पे ध्यान दें। कोविड काल में हम इसलिए सरवाइव कर पाए, बहुत सारे ऐसी सिचुएशन वर्ल्ड में आई जब आर्थिक मंदी आई, चाइना में भी आई, अभी यूरोप में भी आई थी, 5, 7, 8 साल पहले आई थी। हम इसलिए सरवाइव कर पा रहे हैं कि ओवरऑल इंडियन जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें बचत करने की एक आदत है। अभी हम यूरोपियन वाले उस लाइन में नहीं गए हैं कि हम घर का सारा पैसा उड़ा करके फिर कमा सकते, एक्सेप्ट शादी ब्याह और हमारे धार्मिक आयोजनों में, यहाँ पर हम थोड़ा सा मात खा जाते हैं, इसलिए हम बचे हुए हैं। तो हमारा आप सभी से ये निवेदन है कि पैसा जो आपके पास आ रहा है, धन की देखिए केवल 3 गति होती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको धन का महत्व समझ में आएगा, धन है क्या, क्यों और किस लिए। धन की 3 गति है। द बेस्ट गति है दान कर दो, मध्यम गति है भोग कर लो, और अदरवाइज आप जितने भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, सब नाश होने वाले हैं। आप कमाओगे बेटा खाएगा, आप कमाओगे कुत्ता खाएगा। बड़े बड़े हमने जयपुर में हम देख रहे हैं, बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने इतना पैसा कमाया कि नौकरों चाकरों ड्राइवरों तक के नाम पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। आज बूढ़ा बूढ़ी लोग रिटायर होके बैठे हैं, डिमेंशिया के शिकार हो गए हैं, उनको यही नहीं मालूम कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पर है। जिस चीज के लिए जीवन भर पाप किया, इतना कमाया खाया, उनको पता ही नहीं कि उनकी कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पर है, और पता नहीं कौन लोग दबा के बैठ रहे हैं। मैं लास्ट अपनी बात कह रहा हूँ, बात ज्यादा लंबी हो जाएगी। शास्त्रीय दृष्टि से बताता हूँ, फाइनेंशियल एडवाइजर साहब साकिब जी को शायद इसका ज्ञान नहीं होगा। हम ये समझते हैं कि हमारे पास कुछ एक लमसम अमाउंट है, हमने बड़े इंटेलिजेंस से उस पैसे को कमाया, फिर बड़े इंटेलिजेंस से, जैसे साकिब जी बता रहे हैं, मैं इनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, एक जनरल टेंडेंसी है कि हमने बड़े इन्वेस्टमेंट से बड़ा दिमाग लगाया, इसको SIP में लगाया, इसको शेयर मार्केट में लगाया, इसको इक्विटी में लगाया, तो हमारे पास इतना पैसा बन गया। जी नहीं साहब, जो आपने पूर्व जन्मों में दान किया है वही आपका कॉर्पस फंड बना हुआ है, उसका 10 टाइम 100 टाइम 1000 टाइम मल्टीप्लाई होकर कॉर्पस फंड बना हुआ है, और उसी कॉर्पस फंड से आप निकाल के उपभोग कर रहे हैं। दुनिया समझ रही है कि बड़ा इंटेलिजेंस से उस पैसे को कमाया है। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता तो एक ही घर में जन्मे 3 बच्चे जो एक ही परिवार में जन्मे हुए हैं, सबका इकोनॉमिक भविष्य एक जैसा होता। लेकिन चूंकि उन्हें कर्मों का हिसाब पूर्व जन्म के दान से लेकर के आए हैं, इसलिए उनका जो इकोनॉमिक फ्यूचर है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस हार्ड रियलिटी को समझिए कि आज आपके पास ये नहीं कि अगर किसी को दान करना है तो 2 लाख रुपए होगा तो दान करेगा। सत्पात्र को सही समय पर आपका जो भी धर्म पूर्वक अर्जित, जो न्याय पूर्वक अर्जित धन है, उसको आप दान कीजिए। भगवान के बैंकिंग सिस्टम में वो मल्टीप्लाइड 1000 टाइम ही मल्टीप्लाई होकर आपके पास में जाता है। बनिया इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता है, इसलिए किसी भी बनिए से अगर आप किसी धार्मिक या भगवान के कार्य के लिए मांगने जाएंगे तो वो 1 मिनट नहीं लगाएगा, भले वो झोला लेकर और पैजामा पहन करके और एक रोटी सब्जी शाम को प्याज खाता है और बड़ी कंजूसी करता है। तो मेरा सबसे निवेदन है, यदि आप अपने पैसे को लिमिट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे उन्होंने बताया ना कि शॉर्ट टर्म, एक मिड टर्म, एक लॉन्ग टर्म गोल, तो लॉन्ग टर्म गोल में अपने पैसे को बहुत इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कृपा करके सत्पात्र व्यक्ति को सत्पात्र समय में और सत् कार्यों के लिए दान आप दें, वही पैसा आपको रिटर्न होकर के अगले जन्म में टाटा बिरला अंबानी के रूप में आपको ऐसे घरों में पैदा करेगा कि फिर आपको ये छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होगी। धन्यवाद। बहुत अच्छा। एक नया अमिताभ जी, एक मिनट चाहूंगा। अभी बहुत ही कम शब्दों में और बहुत कम समय में अरुण कुमार जी ने जो बताया वो बिल्कुल मुझे लगता है सत्य बात बताई है, और आज की तारीख में यही व्यावहारिकता में होगी और आगे आने वाले समय में यही चीज सत्य निकलेगा।
और बहुत ही इन्होंने सटीक हम लोगों को सलाह दी है, और उसी के हिसाब से मैं तो अरुण कुमार जी को सलूट करना चाहूंगा। और साकेत जी ने जो बताया, इन दोनों का जो है ना, आर्थिक और आध्यात्मिक दोनों का सामंजस्य है यहाँ पे, और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा अरुण कुमार जी को भी, कि इन्होंने अपना तजुर्बा जो बताया है हम लोगों के लिए, वो 100% क्या, मैं समझता हूँ कि 200% सही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अमिताभ जी, मैं आधा मिनट लूंगा सर। मैं गणेश जी और अरुण जी को मैं थोड़ा रिफाइन कर दे रहा हूँ। हाँ, आप जो दानवान पैसा को दान मत कीजिए। जो नीडी पर्सन है, जो गरीब है, जिसका बच्चा पढ़ने में तेज है, उसको मतलब अडॉप्ट कीजिए और उसको आगे बढ़ाइए। आई मीन यू शुड सी योर रीजन्स। कोई गरीब को मदद कर रहे हैं, या कोई बुजुर्ग है उसके बच्चे हैं वो थोड़ा गरीब है, उसको मदद कीजिए, तो उसका जो रिटर्न मिलेगा जो आध्यात्मिक है वो मल्टीफोल्ड मिलता है सर। इसीलिए मैंने खाली रिफाइन कर दिया। थैंक यू। यही मैंने सत्पात्र के लिए बोला था आपको, इसी के लिए सत्पात्र बोला था कि पात्र व्यक्ति को, अगर आप नीडी व्यक्ति को दान देते हैं तो निश्चित रूप से वो सिस्टम में वो इंक्लूड हो जाता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी ऋतिक जी भी हैं, ऋतिक जी और इन्वेस्टमेंट लाइन के ऋतिक जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? सर एक मिनट, मैं नागेश जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि किसी भी मजिस्ट्रेट से या IAS अफसर से आप एडॉप्शन का रूल पता कर लेंगे। और होता क्या है कि जो आदमी एडॉप्ट करता है ना, वो खुद झमेले में पड़ जाता है। इसलिए दान जो है वो इस तरह से नहीं, दान किसी भी तरह से दिया जा सकता है। आप गरीब कन्या को पढ़ाइए, गरीब बालक को पढ़ाइए, कहीं भी दिया जा सकता है। लेकिन एडॉप्शन जो है ना इंडिया में, वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ऋतिक जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ ऐड करेंगे आप इन्वेस्टमेंट लाइन? हाँ ऋतिक जी, हाँ बोलिए। मैं साकेत सर के साथ ही काम करता हूँ, तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। मैं भी सेम ही व्यू रखता हूँ। अभी अमिताभ जी, ऋतिक के रिसेंट फ्रेशर अभी जस्ट ज्वाइन किया हमारे साथ। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। तो आप चंद्रेश्वर खान जी चले, मैंने लाइन ऑफ हो गया होगा, वो तो जाने वाले आदमी नहीं है, इसलिए अब मैं चाहूंगा ये गणेश जी आप चंद्रेश्वर खान जी की बात को पूरा कर दें, और अमृत बानी से सभी को धन्यवाद देते हुए सबको। अविनाश जी, आप बोल रहे थे लेकिन आपकी कोई आवाज सुनाई नहीं दी, कुछ प्रॉब्लम रहा होगा, तो पता नहीं क्यों आवाज की आ नहीं रही है, कोई माइक में दोष है, आई क्या अभी? हाँ बोलिए। कुछ माइक में डिस्टर्बेंस आ रहा है, मैं देख लेता हूँ। प्रश्न रखिएगा। तो मैं अब गणेश जी से कहूंगा हमारे आदरणीय गोपाल जी का स्वागत करते हुए और साकेत जी का स्वागत करते हुए और हमारे जितने भी लोग आज आए थे सभी को धन्यवाद देते हुए अगले शनिवार को साकेत जी का फिर सुनेंगे और अरुण जी की भी बात सुनेंगे। अमिताभ जी, अगले शनिवार मेरा शेड्यूल थोड़ा ये है, मैं उसके अगले शनिवार रहूंगा। अच्छा, उसके ठीक है, अगले शनिवार के लिए भी एक वक्ता हमारे पास बहुत दिन से बोल रहे हैं, उनको मैं दे दूंगा अगले शनिवार को। और एक आई हुई हैं वहां से, अमेरिका से अभी अवार्ड लेके आई हुई है, बाशवी किरो, वो 25 से लोगों का इलाज करती हैं और बहुत सफल हुआ है। अमेरिका में उनको बहुत रिकॉग्निशन मिला है, तो अगली बार उनको देंगे। चंद्रेश्वर खान जी आ गए, तो चंद्रेश्वर खान साहब अब आप अमृत बानी से सबका स्वागत कीजिए और 2 शब्दों में कुछ बोल के और आशीर्वाद वचन देके, और फिर सबको कल सत्संग में आमंत्रित कीजिए और अगले शनिवार के बाद वाले शनिवार में साकेत जी को फिर से सुनेंगे और इन्वेस्टमेंट का नया कुछ पोर्टफोलियो देखेंगे। अरुण जी ने इसको नया दिशा दिया जो सब लोगों को पसंद भी आया, और अरुण जी का भी कल सत्संग होगा।
कल सब कोई फिर आएंगे हम लोग, सब कोई जुड़िएगा। बहुत अच्छा सत्संग भी हो रहा है, बहुत अच्छा चर्चा हो रहा है, और जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, शानदार हो रहा है। तो चंद्रेश्वर खान साहब की अमृत बानी। चंद्रेश्वर धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं साकेत जी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने साकेत में बैठ करके भारत से बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता, तो कि किस तरह से उसको चलाया जाए, और सारे चीजों के निचोड़ में हम बोलेंगे। हमको तो इतना इन्वेस्टमेंट वगैरह समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूँ कि मिट्टी और पानी से जो पवित्र है वो पवित्रता एक पक्ष है, जो अर्थ के मामले में पवित्र है और अर्थ को अनर्थ का कारण नहीं बनाता है, वो अधिक पवित्र है। तो अर्थ की पवित्रता यदि नहीं होगी तो व्यक्तिगत धरातल पर भी और व्यापक धरातल पर अनर्थ की संभावना है। और जिस क्षण में हम जी रहे हैं, अर्थ की बात जो कर रहे हैं उदारता के साथ, वो लोगों के व्यवहार में नहीं। तो ये ड्युअलिटी को जितना समाप्त करेंगे, और म्यूचुअल फंड या जो भी, हम तो म्यूचुअल फंड के बारे में उतना नहीं जानते हैं, लेकिन म्यूचुअल रिलेशन के बारे में जानते हैं कि पैसा यदि गतिमान होगा और अच्छे काम में लगेगा तो केवल मेरे अपने पैसे में वृद्धि नहीं हुई, उस पैसे से जो व्यापार चल रहा है, जिससे देश चल रहा है, इसको ध्यान में रखना एक बड़ी बात है। इसीलिए बैंक में पैसा रखने का मतलब है, बेईमान लोग बैंक में नहीं रखते हैं, वो पैरेलल इकोनॉमी चलाते हैं। साकेत जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि वो सुपौल से हैं, सुपौल के बगल में बड़ाही, वहीं मेरी बड़ी बेटी की शादी है, उन लोगों का बाजार सुपौल ही है, और सुपौल में मेरे बहुत सारे मित्र लोग हैं। आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। मैं भी अमिताभ जी साहब का नंबर साकेत जी ले लूंगा, और आप आगे बढ़ें। चूंकि आपने अर्थ को पकड़ा है और दूसरे के अर्थ को, और जो जिम्मेदारी पूर्वक अपने अर्थ बनाने के लिए नहीं, उसका अर्थ कैसे बने, इस अर्थ को जो समझता है वो अनर्थ से दूर रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इन सारी चीजों का संपुष्टि जो है, अंततोगत्वा जो है, खाली ये धन नहीं है, धन कल भी उपलब्ध होगा। सत्संग, उसमें हम कितना समय बिताते हैं, वो हमारी सारे आयाम को, जीवन को के में आध्यात्म कितना है, और जब वो आ जाएगा तो सारी चीजें अपने ही ठीक होने लगती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और आशीर्वाद, और आपकी विद्वता के लिए आपको प्रणाम। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कल सब कोई पूरे उत्साह से आइएगा। नागेश जी प्रार्थना के लिए आप हमेशा देरी कर देते हैं, तो ठीक है, अगली बार आइएगा। हाँ, और गोपाल साहब, आपकी परीक्षा नजदीक है, लेकिन फिर भी आप 2 मिनट के लिए भी अपना आशीर्वाद देने आ जाते हैं, रौनक आ जाती है। तो प्रसाद साहब आते थे, एन प्रसाद साहब, तो उस समय जो रौनक आता था वो भी आ रहा है। प्रसाद साहब देखिए फिर आते हैं तो अच्छा लगेगा। तो हम सभी को प्रणाम, और कल फिर सुनेंगे सत्संग का प्रोग्राम, और उसके बाद और उसके बाद फिर इस शनिवार को एक और अच्छे विद्वान आ रहे हैं। अगले शनिवार को साकेत जी का नया इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो सुनेंगे। कल 11वां होगा, 18वें के बाद में फिर जैसे गीता का समापन हुआ, सबको सर्टिफिकेट मिला, वो मिलेगा। तो कल आज के लिए सभी को प्रणाम, धन्यवाद, और हम लोग फिर कल